Hello everyone, this is your faculty for CS Law and Audit Kunal Mandania, and आज we are going to deal with a very important chapter exam point of view से, that is Negotiable Instrument Act. तो दोस्तों आज हम रिवाइज करने वाले हैं Negotiable Instrument Act, ठीक है, 1881. नाउ ये वैसे तो लेक्चर CA इंटर के लिए बनाया गया है, बट दिस कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर CS फाउंडेशन स्टूडेंट्स. तो बेसिकली इस लेक्चर में हम पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक बार रिवाइज करने वाले हैं. अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दोस्तों मैंने ये लेक्चर ऐसे डिजाइन किया है कि आप 90 to 95% क्वेश्चंस जो आज तक एग्जाम में आ चुके हैं उसके सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं. आपके लिए एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये रिवीजन लेक्चर जो मैक्सिमम 1.5-2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, आप ये कितने बार भी देख सकते हैं. एंड उसके बेसिस पे अगर आप सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी साथ साथ सॉल्व कर लेंगे तो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अच्छे से हो जाएगा. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. अगर मैं बात करूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, बाय द वे ये जो क्विक रिवीजन शानदार नोट्स मैंने बनाए हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे. नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया है, मेरे टेलीग्राम चैनल में आप जा सकते हैं. वहां पे ये जो क्विक रिवीजन नोट्स है जो हार्डली 15-20 पेजेस के हैं, बट जो कवर करेंगे 90 to 95% ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. आई वुड एडवाइस यू मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, उसे सब्सक्राइब करो. सारे रिवीजन लेक्चर्स जो मैं यहाँ भेजता हूँ उसका आपको लिंक या नोट्स सब कुछ मिल सकता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे. तो स्टार्टिंग विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बेसिकली दोस्तों देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नंबर 1 प्रॉमिसरी नोट, नंबर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 3 चेक. अगर मैं बात करूं प्रॉमिसरी नोट की तो प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन करता है सेक्शन 4. प्रॉमिसरी नोट पे बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों. एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है या नहीं है. एंड नंबर 2 कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट. ओके, सो अगर प्रॉमिसरी नोट की बात करूं तो दिस इज अ प्रॉमिस टू पे. बेसिकली दोस्तों प्रॉमिसरी नोट वो बनाता है या वो पार्टी बनाती है जिसे पैसा देना है, वो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, सामने वाले पर्सन को यानी पेई को प्रॉमिसरी नोट बना के दे देता है. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि देयर शुड बी नो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट. पॉइंट क्या है कि देयर शुड बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे. प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट से काम चलने वाला नहीं है. जैसे अगर मैं किसी को प्रॉमिसरी नोट लिखता हूं और उसमें मेंशन करता हूं आई ओव यू दिस मच मनी, तो बेसिकली यहां मैं सिर्फ डेट एक्नॉलेज कर रहा हूं, प्रॉमिस टू पे कहीं भी नहीं है. देयरफॉर दिस इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. नेक्स्ट इश्यू आता है प्रॉमिसरी नोट शुड बी अनकंडीशनल. तो वही प्रॉमिसरी नोट वैलिड होगा दोस्तों जो अनकंडीशनल है, ठीक है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है. बट अगर प्रॉमिसरी नोट में कंडीशन है तो सच प्रॉमिसरी नोट इज नॉट वैलिड. जैसे पास में कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि आई विल पे यू दिस मच मनी इफ दिस पर्सन मैरीज दिस पर्सन. तो बेसिकली आपने शादी वाला कंडीशन लगा दिया, दिस इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. हाउएवर लॉ बोलता है अगर कंडीशन ऐसी है विच इज सर्टन टू हैपन, मतलब ऐसी कंडीशन आपने लगा दी जो सर्टन टू हैपन है, जो होने ही वाला है. जैसे बेस्ट एग्जांपल, प्लीज ध्यान देना यहां पे. सपोज मैंने लिखा कि आई प्रॉमिस टू पे दिस मच मनी आफ्टर हिज डेथ. तो वैसे तो मैंने यहां पे भी कंडीशन लगा दी डेथ की, बट दोस्तों ये ऐसी कंडीशन है विच इज सर्टन टू हैपन, क्योंकि मरना सर्टन है. तो ऐसी कंडीशन विच इज सर्टन टू हैपन देन सच प्रॉमिसरी नोट विल बी वैलिड. तो अगर शादी वादी वाली कंडीशन लगा दी, कोई और कंडीशन लगा दी, दिस विल नॉट बी वैलिड. हाउएवर किसी के मरने के बाद पे करने की बात कर दी विच इज सर्टन टू हैपन, देन इट विल बी अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट सर्टन होना चाहिए, अमाउंट अनसर्टन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉमिस टू पे मनी ओनली. यस, प्रॉमिसरी नोट में आपसे पैसा और पैसा पे करने का प्रॉमिस कर रहे हो, पैसे के साथ में कोई और चीज देने का प्रॉमिस कर रहे हो, तो सच प्रॉमिसरी नोट विल नॉट बी वैलिड. नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट बी बेरर एट ऑल. याद रखना
इंडिया में बेरर प्रोमिसरी नोट सिर्फ और सिर्फ आरबीआई बना सकती है, जो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं. तो प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी बेरर एट ऑल. यू कैन नॉट मेक अ बेरर प्रोमिसरी नोट. कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करता है सेक्शन 5. बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ ऑर्डर टू पे. नाउ ऑर्डर टू पे बोला तो यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज वो बनाएगा जिस पार्टी को पैसा लेना है. ठीक है, ही विल बी द ड्रॉअर. वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, सामने वाली पार्टी को देगा, वो पार्टी से एक्सेप्टेंस लेगा उस पे और वापस खुद ले लेगा या पेई को बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा. तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ ऑर्डर टू पे. नेक्स्ट पॉइंट, सारे रूल्स सेम है लाइक प्रोमिसरी नोट, यानी ये भी अनकंडीशनल होना चाहिए, यहां भी अमाउंट सर्टन होना चाहिए, यहां भी प्रॉमिस टू, यहां भी ऑर्डर टू पे मनी एंड मनी ओनली होना चाहिए. तो बेसिकली सारे बेसिक रूल्स ऑफ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, हमने क्या देखा था कि प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी बेरर एट ऑल, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करूं, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी बेरर ऑन डिमांड. इट कैन बी बेरर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब पॉइंट इज, अगर आपने बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, साथ में आपने डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, तो बेरर है तो कौन आएगा पैसा लेने वो पता नहीं, और डिमांड इंस्ट्रूमेंट बना दिया तो कब आएगा वो भी पता नहीं. तो जब कौन आएगा पता नहीं, कब आएगा पता नहीं, दिस इज टू मच अनसर्टेनिटी. लॉ बोलता है इतना अनसर्टेनिटी नहीं चलेगा, तो आप बेरर ऑन डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बना सकते. यस, यू कैन मेक अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज बेरर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, लास्ट पॉइंट, वैसे तो ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज में भी सर्टेन होना चाहिए, बट आगे ये भी मेंशन करता है कि इट शुड बी एटलीस्ट केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन. मतलब क्या, या तो ड्रॉई सीधा सीधा नेम होना चाहिए, या फिर ड्रॉई शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन. मतलब क्या, मुझे उस पर्सन से पैसे लेना था, अगर मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज में उस पर्सन के नाम के जगह उसके घर का एड्रेस भी दे दिया, तो इनडायरेक्टली वो समझता है कि उसी पर्सन को मैं इंटेंड कर रहा हूं. देयरफॉर या तो पे सर्टेन होना चाहिए, और एटलीस्ट ही शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन. ओके, सो दिस वाज बिल ऑफ एक्सचेंज. प्रॉमिसरी नोट हमने देखा सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज हमने देखा सेक्शन 5. कई बार दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आई विल गिव यू अ सिनोनिम और अ शॉर्टकट उसको याद करने के लिए. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, ये देखो क्या बोलता है. ये सेम क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, और एल्स आई एक्सेप्ट एंड प्रॉमिस टू गिव पार्टी टू बेरर ऑफ क्वेश्चन पेपर सेट. तो मैंने आपको क्या बोला, शॉर्टकट क्या है हमारा, कि ये क्वेश्चन जो है वो ये सेम क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, और एल्स आई एक्सेप्ट एंड प्रॉमिस टू गिव पार्टी टू बेरर ऑफ क्वेश्चन पेपर सेट. तो ये शॉर्टकट आपको याद रखना है. सेम से आ गया आइडेंटिकल, ठीक है, उसके बाद ये सेम क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, और एल्स आई एक्सेप्ट, एक्सेप्ट से आ गया एक्सेप्टेंस, एंड प्रॉमिस टू गिव पार्टी टू बेरर ऑफ क्वेश्चन पेपर सेट. तो अगर आप ये शॉर्टकट याद कर लेते हो तो आसानी से आपके कुछ पॉइंट्स यहां पे सॉर्ट हो जाएंगे. ओके, जैसे अगर मैं बात करूं, ये सेम क्वेश्चन से आता है आइडेंटिकल. सेम मतलब आइडेंटिकल. यहां बात कर रहा है आइडेंटिकल पार्टी ड्रॉअर एंड पे, यानी क्या इन सिचुएशन में ड्रॉअर और पेई सेम हो सकते हैं या नहीं. अगर मैं बात करूं बिल ऑफ एक्सचेंज की, यस, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर एंड पेई कैन बी सेम, whereas promissory note में drawer and payee cannot be same. सेकेंड पॉइंट है एक्सेप्टेंस. यू ऑल नो कि promissory note को कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, whereas बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है, एक्सेप्टेंस कंपलसरी है. थर्ड पॉइंट आएगा प्रॉमिस या ऑर्डर. तो यू ऑल नो कि promissory note is a promise to pay, whereas bill of exchange is a order to pay. नंबर 4, पार्टीज. सर यहां पार्टीज कौन कौन सी होती है? बिल ऑफ एक्सचेंज में there are 3 parties, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई. इज इट क्लियर? Whereas promissory note में there are 2 parties, maker and payee. नेक्स्ट पॉइंट,
बेरर, हमने अभी ऊपर कंसेप्ट में बात किया था कि प्रॉमिसरी नोट तो बेरर हो ही नहीं सकता, वेर एज बिल ऑफ एक्सचेंज कैनॉट बी बेरर ऑन डिमांड, कैनॉट बी बेरर ऑन डिमांड। यस, लास्ट पॉइंट, सेट्स। सेट्स मतलब क्या होता है दोस्तों, टुकड़ों में। जैसे जिन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन इन सेट्स। हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और एक एक पार्ट को सर्कुलेट कर सकते हैं। इट कैन बी ड्रॉन इन सेट्स, वेर एज प्रॉमिसरी नोट में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अभी तक हमने कवर कर दिया प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज सेक्शन 6, जो बात करता है किसकी, चेक की। तो दोस्तों अगर हम बात करें चेक की, तो चेक को डिफाइन करता है सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। चेक इज ऑल्सो अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक भी दोस्तों ऑर्डर टू पे है, बस फर्क इतना है कि हम चेक में ऑर्डर किसको देते हैं, हम चेक में ऑर्डर देते हैं अपने बैंक को कि जो पेई, जो किसका नाम लिखा हुआ है, उस स्पेसिफाइड पेई को इतना पैसा पे करो। ओके, सो चेक में ड्रॉई हमेशा कौन होता है, बैंक, क्योंकि चेक में हम चेक ड्रॉ किसके ऊपर करते हैं, बैंक के ऊपर करते हैं। ओके, सो check is also a bill of exchange, but where draw is always a banker. Next point, it is always a demand instrument, not a time instrument. See, we always say check is a demand instrument, it is not a time instrument, because जब तक आप चेक लेके जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे या बैंक से डिमांड नहीं करोगे, आपको उसके अगेंस्ट में पैसा मिलने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट, चेक कैन बी क्रॉस। अब सर क्रॉसिंग करने से या नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है, इस पे ध्यान देना। अगर आप क्रॉसिंग नहीं कर रहे हो तो सामने वाला जिसको आपने चेक दिया है, वो माइट बी अ पेई और माइट बी अ होल्डर, वो पर्सन आपके बैंक के काउंटर से भी पैसा रिसीव कर सकता है, या फिर वो पर्सन अपने बैंक में चेक डिपॉजिट करके बैंकर के थ्रू भी पैसा रिसीव कर सकता है। तो चेक लेने के बाद उसके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो वो बैंकर के और बैंक में जाके काउंटर से भी पैसा रिसीव कर सकता है, या फिर वो अपने बैंक में चेक डिपॉजिट करके उससे भी पैसा रिकवर कर सकता है। बट जैसे ही दोस्तों मैंने क्रॉस कर दिया चेक को, मतलब बैंक के पास जाके काउंटर से पैसा रिसीव करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, आपको अपने बैंक में चेक डिपॉजिट ही करना पड़ेगा, आप काउंटर से पैसा रिसीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, अगर क्रॉसिंग की बात हुई है तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग जो हमको मालूम होना चाहिए। नंबर 1 इज जनरल क्रॉसिंग, जिसमें हम 2 पैरेलल लाइंस चेक पे बना देते हैं। उसका इंपैक्ट या इफेक्ट क्या पड़ता है कि यस, सेम पॉइंट कि आप काउंटर से पैसा रिसीव नहीं कर सकते, आपको अपने बैंकर के थ्रू रिसीव करना पड़ेगा। बैंकर के थ्रू रिसीव कैसे करते हैं, जब आप चेक डिपॉजिट कर देते हैं आपके स्पेसिफाइड बैंक में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल क्रॉसिंग। का स्पेशल क्रॉसिंग में स्पेशल ये है कि वहां वो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में किसी बैंक का नाम लिखा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको चेक दिया और वो 2 पैरेलल लाइन के बीच में एसबीआई बैंक लिख दिया। नाउ इसका इंप्लीकेशन क्या होगा ये समझो। इसका इंप्लीकेशन ये होगा कि आप वो चेक के अगेंस्ट से पैसा रिसीव कर सकते हैं ओनली थ्रू एसबीआई, दैट इज द स्पेसिफाइड बैंकर। ओके, मतलब आपके पास एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए, तब जाके आप वो चेक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो स्पेशल क्रॉसिंग में स्पेशल पॉइंट ये है कि इसमें बैंकर का नाम स्पेसिफाई होता है, पेई या जो भी होल्डर है चेक का उसके पास उस बैंक का अकाउंट होना चाहिए, वो स्पेसिफाइड बैंकर के थ्रू ही वो पैसा वो ले सकता है। थर्ड पॉइंट इज नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास। सो कई बार हम क्रॉसिंग करते हुए लिख देते हैं वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल। सर इसका इंपैक्ट क्या होता है? कई लोग ये सोचते हैं कि क्रॉसिंग में अगर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग लिख दिया तो इसका मतलब वो नेगोशिएबल नहीं है। इधर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, इवन नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग इज नेगोशिएबल। अगर आपने नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का चेक दिया है फिर भी आप उसे नेगोशिएट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बस डिफरेंस क्या है इधर ही आपको ध्यान देना है। सी, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग इज ऑल्सो नेगोशिएबल।
आप उसे एंडोर्स कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट जब तक सब कुछ सही चल रहा है ये एंडोर्स होगा। बट कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ मतलब क्या, अगर फ्रॉड हो गया, फॉर्जरी हो गया, चोरी चकारी हो गया, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी डिफेक्ट आ गया, तो ऐसे केस में अब कोई भी सब्सिक्वेंट पार्टीज को गुड टाइटल नहीं मिलेगा। टाइटल मतलब राइट टू रिकवर मनी नहीं मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर। सो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में दो तीन बातें जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है वो ये है, नंबर वन कि इवन नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग इज नेगोशिएबल, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नंबर टू, जब तक सब कुछ सही चल रहा है हर ट्रांसफरी को या एंडोर्सी को गुड टाइटल मिलेगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। बट जैसे ही इंस्ट्रूमेंट में कोई भी डिफेक्ट आ गया तो फिर ट्रांसफरी या एंडोर्सी, जो भी सब्सिक्वेंट एंडोर्सी से किसी को भी गुड टाइटल मिलने वाला नहीं है, नॉट इवन होल्डर इन ड्यू कोर्स। हमने देखा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास इंस्ट्रूमेंट आता है तो वो हर केस में पैसा रिकवर कर सकता है, उसे गुड टाइटल मिलता है, बट नॉट इन केस ऑफ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। अगर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में डिफेक्ट आ गया क्लास, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में डिफेक्ट आ गया उस चेक में, तो वो चेक अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास भी जाता है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स भी उससे पैसा रिसीव नहीं कर सकता। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। ओके तो सर हम नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग से भी नेगोशिएशन रोक नहीं सकते, तो सर क्या ऐसा तरीका है जिससे हम फर्दर नेगोशिएशन चेक का रोक सकते हैं? यस, दैट इज अकाउंट पे क्रॉसिंग, या उसे ही बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। अकाउंट पे क्रॉसिंग या रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग अगर आपने लिख दिया, मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में आपने अगर अकाउंट पे लिख दिया, तो इससे फर्दर नेगोशिएशन को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। तो व्हाट इज नॉट नेगोशिएबल? अकाउंट पे क्रॉसिंग वाले चेक इज नॉट नेगोशिएबल। ओके, मूविंग फर्दर, अब क्लास अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसमें बच्चों को कई बार बहुत डाउट आता है, ठीक है, तो मैंने आपके लिए बहुत प्यारा चार्ट बना के दिया हुआ है, दैट इज लायबिलिटी ऑफ बैंकर्स। लायबिलिटी ऑफ बैंकर्स, तो अगर मैं बैंकर्स की बात करूं, उनकी लायबिलिटी की बात करूं, सबसे पहले समझो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंकर्स। नंबर वन इज पेइंग बैंकर, नंबर टू इज कलेक्टिंग बैंकर। सर इनका मतलब क्या होता है? सी, मेरा जो ड्रॉई बैंक है जिसके नाम से मैंने चेक दिया है, जिस बैंकर के ऊपर मैंने चेक ड्रॉ किया है, उसके अकाउंट से पैसा जाएगा, देयरफॉर ही इज अ पेइंग बैंकर। और जो भी पेई होगा या होल्डर होगा जो अपने बैंक में चेक डिपॉजिट करेगा, तो बेसिकली पैसा मेरे बैंक से जा रहा है तो माय बैंक इज पेइंग बैंकर, सामने वाले के बैंक में जा रहा है देयरफॉर उसका बैंकर इज कलेक्टिंग बैंकर। अब क्या होता है, कई बार मूवमेंट्स ऑफ चेक जब होते हैं तो उस चेक के मूवमेंट में दिस माइट हैपन कि कुछ गड़बड़ी हो, कई बार चोरी चकारी हो। ऐसे केस में जो होल्डर ऑफ चेक है या जो पेई ऑफ चेक है, ठीक है, वो कई बार बैंकर्स को से पैसा क्लेम करता है। तो ऐसे केस में क्वेश्चन ये आता है कि क्या बैंकर्स लायबल होंगे या नहीं होंगे, या कहां कहां उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, सो इस पर अगर हम बात करें तो कलेक्टिंग बैंकर की इस इश्यू पे बात करता है सेक्शन 131। और जहां तक मैं आपको सेक्शंस की बात बता दूं, तो कई बार बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कौन कौन से सेक्शंस हमको याद करने हैं। तो एक बात समझ लो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस हैं, बट मैंने इस रिवीजन लेक्चर में जितने भी सेक्शंस डाले हैं, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इन्हीं पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये करीब 15-20 ऐसे सेक्शंस होंगे जो आपको याद करना कंपलसरी है। ओके, सो मूविंग फॉरदर, कलेक्टिंग बैंकर की बात करूं, जो पैसा रिसीव कर रहा है, सेक्शन 131 बोलता है कि वो कभी लायबल नहीं होता। आई रिपीट, कलेक्टिंग बैंकर दोस्तों कभी लायबल नहीं होता, इट इज नेवर लायबल। सेक्शन 131 ये बोलता है प्रोवाइडेड उसने कलेक्शन इन ड्यू कोर्स किया है। अब सर कलेक्शन इन ड्यू कोर्स क्या होता है या पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है, इस पे बात करता है सेक्शन 10 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट
ऑफ कोर्स मैं जितने भी सेक्शन की बात कर रहा हूं वो सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन है। सेक्शन 10 क्या बोलता है, अगर आपने 3 कंडीशंस फुलफिल किए। नंबर 1, आपने इंस्ट्रूमेंट लिया एज पर अपरेंट टेनर। अपरेंट टेनर मतलब विच अपीयर्स टू बी। अपरेंट टेनर मतलब विच अपीयर्स टू बी मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आपका यानी कलेक्टिंग बैंकर जो है वो एक्सिस बैंक है, जबकि मैंने जो चेक दिया था वो स्पेशल क्रॉसिंग करके दिया था एसबीआई बैंक के नाम से। मतलब इससे इंप्लीकेशन क्या होता है कि वो चेक पे पैसा सिर्फ कौन ले सकता है, एसबीआई बैंक के अकाउंट से, जबकि आपका कौन सा बैंक है, एक्सिस बैंक। तो जब ये चेक डिपॉजिट हुआ एक्सिस बैंक में, उस समय एक्सिस बैंक को दिख रहा था कि वो सिर्फ एसबीआई ही ले सकता है, फिर भी लिया किसने, एक्सिस बैंक ने। तो कुछ भी गड़बड़ी होगी तो इवन एक्सिस बैंक कैन बी हेल्ड लायबल, यानी कलेक्टिंग बैंकर कैन बी हेल्ड लायबल। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेक्शन 10 की कंडीशन फुलफिल नहीं की, जैसा अपीयर हो रहा था वैसा उसने नहीं लिया। तो रूल क्या है, यस, कलेक्टिंग बैंकर कभी लायबल नहीं होता अगर उसने कलेक्शन इन ड्यू कोर्स किया है। सर कलेक्शन इन ड्यू कोर्स क्या होता है, सेक्शन 10 बोलता है अगर आप तीनों कंडीशन फुलफिल करते हो। नंबर 1, आपने ये इंस्ट्रूमेंट लिया है एज पर अपरेंट टेनर लाइक इट अपीयर्स टू बी। नंबर 2, इन गुड फेथ लिया है, ठीक है, गुड फेथ। नंबर 3, विदाउट नेग्लिजेंस लिया है। नॉर्मली ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कलेक्शन इन ड्यू कोर्स अगर उसने किया है तो ही विल नॉट बी लायबल, ऐसा लिख लेना। बट ये तीनों कंडीशंस एक बार चेक कर लेना। बट मेजरली जो क्वेश्चन आता है, मेजरली क्वेश्चन आता है क्लास पेइंग बैंकर पे, ओके, कि पेइंग बैंकर कहाँ लायबल होगा। मैं रिपीट करता हूं, पेइंग बैंकर मतलब मेरा ड्रॉई बैंक, ठीक है, मेरा बैंक, ड्रॉअर का बैंक, इज इट क्लियर, जहां से पैसा जाना है। क्योंकि यहां से पैसा जाना है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज पेइंग बैंकर। सो पेइंग बैंकर को कुछ कुछ केस में प्रोटेक्शन दिया हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने, मतलब वो कहां कहां लायबल नहीं होगा, एंड कुछ कुछ जगह लाइबिलिटी दी हुई है कि कहां कहां वो लायबल होगा। एंड इसके लिए आपको 3 सेक्शंस याद करना बहुत जरूरी है। लाइबिलिटी के लिए सेक्शन 129, प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन 86 एंड 126 दोनों आपको साथ में कोड करना है, ओके। तो एक बात समझ लो, क्लास हवा में कभी लाइबिलिटी नहीं आती या हवा में प्रोटेक्शन नहीं मिलता। लाइबिलिटी का इश्यू कब होता है, जब कुछ तो भी गड़बड़ हुई, किसी ने चोरी किया, फिर किसी को एंडोर्स किया, किसी ने फॉर्ज किया, एंड बैंक ने पैसा पे कर दिया। अब पेइंग बैंकर ने पैसा पे कर दिया तो कई बार होल्डर और पेई ऑफ द चेक बैंक से क्लेम करने की कोशिश करता है वो पैसा। तो यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या वो बैंकर लायबल होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इश्यू क्या है, ठीक है, कहां बैंकर लायबल होगा, कहां प्रोटेक्शन मिलेगा। पहला पॉइंट समझ लो, प्रोटेक्शन का फर्स्ट पॉइंट देखो कि भाई आपने किसी को चेक दिया, किसी और का सिग्नेचर अगर फॉर्ज हुआ तो पेइंग बैंक कैसे मालूम पड़ेगा कि फॉर्जरी हुई है, देयरफॉर उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो याद रखना, ड्रॉअर को छोड़ के किसी भी और का सिग्नेचर फॉर्ज होता है तो पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ही विल नॉट बी लायबल। वेयर एज ड्रॉअर का सिग्नेचर अगर फॉर्ज है तो लॉ में स्पेसिफिकली लिखा है कि एक बैंक को अपने कस्टमर का सिग्नेचर मालूम होना चाहिए। अगर ड्रॉअर का सिग्नेचर फॉर्ज हुआ है, ऐसे केस में यस, पेइंग बैंकर कैन बी हेल्ड लायबल, ओके। बट ड्रॉअर को छोड़ के किसी और का सिग्नेचर फॉर्ज हुआ है तो पेइंग बैंकर विल नॉट बी लायबल। नंबर 2 इश्यू है जनरल क्रॉसिंग। सर जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है कि आपको बैंकर के थ्रू ही देना है। तो कुछ भी गड़बड़ी हुई और अगर पेइंग बैंकर ने जनरल क्रॉसिंग में बैंकर के थ्रू ही पैसा दिया है तो उसे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। देखो सेकंड पॉइंट में लिखा है प्रोटेक्शन के। वेयर एज अगर उसने गलती से काउंटर से पैसा पे कर दिया तो बेटा जब जनरल क्रॉसिंग हुई थी तो इसका मतलब यह था कि तूने काउंटर से पैसा नहीं देना था, तूने दे दिया, अब मर, यू विल बी लायबल, ओके। तो जनरल क्रॉसिंग में अगर काउंटर से पैसा पे कर दिया तो पेइंग बैंकर विल बी लायबल। वेयर एज जनरल क्रॉसिंग में अगर तुमने बैंकर के को ही पैसा दिया है, मतलब जिस बैंकर कलेक्टिंग बैंकर को ही पैसा दिया है, ऐसे केस में यू विल नॉट बी लायबल। मैं फिर से बोल रहा हूं, लायबिलिटी वहां पे आएंगी जहां कुछ गड़बड़ी हैगी, अगर गड़बड़ी नहीं तो लायबिलिटी नहीं।
नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल क्रॉसिंग का इश्यू है दोनों जगह, पॉइंट नंबर 3 और 3 में। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है सर, जिस बैंकर का नाम लिखा है उसी बैंकर वो ही कलेक्टिंग बैंकर होना चाहिए। ओके, तो पेइंग बैंकर, अगर तूने जिस बैंक का नाम लिखा है उसी को यानी स्पेसिफाइड बैंकर को ही पैसा दिया, ऐसे केस में तुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। देखो, पेड टू स्पेसिफाइड बैंकर, तब तुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। बट तूने अगर किसी दूसरे ही बैंक को पैसा दे दिया जबकि वो स्पेशल क्रॉसिंग थी, तो पेइंग बैंकर यू विल ऑल्सो बी लाइबल। ओके, तो दिस वर लाइबिलिटीज एंड प्रोटेक्शन। लास्ट पॉइंट, बेरर चेक। याद रखना, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इट्स अ बेरर चेक, तो बेरर चेक में प्रोटेक्शन मिल जाता है पेइंग बैंकर को, दे विल नॉट बी लाइबल। नाउ जब भी कोई इश्यू आता है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वेदर बैंक्स विल बी लाइबल, रिकवर वर्ड लिखा है तो फोकस मत करना, वेदर बैंक विल बी लाइबल। ओके, तो वेदर बैंक विल बी लाइबल ऐसा लिखा हुआ है तो आपको ये जो चार्ट मैंने दिया है, आपको ये सारे चार्ट्स को फॉलो करना है। वापस से मैं रिवाइज कर रहा हूं, बच्चों को यहां प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्टिंग बैंकर, जिसको पैसा मिलना है, जो पेई या होल्डर का बैंकर है। रूल क्या है, कलेक्टिंग बैंकर कभी लाइबल नहीं होता, सेक्शन 131 बोलता है, प्रोवाइडेड उसने कलेक्शन इन ड्यू कोर्स किया है। कलेक्शन इन ड्यू कोर्स किया है मतलब जैसा अपीयर हुआ था वैसा किया है, नंबर 2 गुड फेथ में किया है, एंड नंबर 3 विदाउट नेग्लिजेंस किया है। अगर ये तीनों भी कंडीशन फुलफिल होती है तो कलेक्टिंग बैंकर कभी लाइबल नहीं होता। अब अगर मैं बात करूं पेइंग बैंकर की, तो पेइंग बैंकर कब लाइबल होगा, पेइंग बैंकर को कब प्रोटेक्शन मिलेगा, तो हमने क्या बोला, अगर पेइंग बैंकर के कस्टमर मतलब ड्रॉअर का सिग्नेचर फॉर्ज है, ये क्वेश्चन में देख लेना, तो पेइंग बैंकर विल बी लाइबल। किसी भी सब्सिक्वेंट एंडोर्सर का सिग्नेचर फॉर्ज है तो पेइंग बैंकर विल नॉट बी लाइबल, प्रोटेक्शन मिल जाएगा उसे। नंबर 2, जनरल क्रॉसिंग पे अगर उसने काउंटर से पैसा दे दिया तो ही विल बी लाइबल, अगर बैंकर को पैसा दिया तो विल नॉट बी लाइबल। नंबर 3, स्पेशल क्रॉसिंग में जिस बैंक का नाम लिखा है उससे पैसा दिया, यानी जिसका बैंक नाम लिखा स्पेसिफाइड बैंकर को पैसा दिया तो उसे ही विल नॉट बी लाइबल, बट किसी और बैंक को पैसा दे दिया तो ही विल बी लाइबल। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, सम इंपॉर्टेंट इश्यूज। इंपॉर्टेंट की तो मैं बातें नहीं कर रहा बिकॉज मैं यहां पे वही सारे इश्यूज डील कर रहा हूं क्लास, दोज आर इंपॉर्टेंट। ओके, सो बात करते हैं नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन रीजनेबल टाइम, सेक्शन 84। ऑफ कोर्स इस पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो सेक्शन 84 क्या बोलता है प्लीज इधर ध्यान देना। ओके, कई बार ऐसा सिनारियो होता है जिसमें नंबर 1, आपने जब चेक दिया तो आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस था। आई रिपीट, आपने जब चेक दिया तो आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस था। वो तो पेई की गलती है कि पेई ने उस समय चेक डिपॉजिट नहीं किया, एंड मीनवाइल जब तक उसने चेक डिपॉजिट किया वो बैंकर बैंकरप्ट हो गया। ऐसा बहुत रेयर केस में होगा, बट एग्जाम में पास में 2 से 3 बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वापस से, ड्रॉअर ने चेक दिया था तब उसके अकाउंट में पैसा था, सब कुछ सही था, बट ड्रॉई नहीं, पेई या होल्डर की गलती है कि उसने रीजनेबल टाइम के अंदर चेक से पैसा कलेक्ट नहीं किया। मीनवाइल अगर बैंकर बैंकरप्ट हो गया, ऐसे केस में लॉ बोलता है ड्रॉअर विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। मतलब वो जो होल्डर या वो जो पेई है जिसके पास चेक पड़ा हुआ है, वो ड्रॉअर को लायबल नहीं कर सकता। उससे अगर पैसा रिकवर करना है तो बैंक से पैसा रिकवर कर सकता है, ठीक है, बट वो ड्रॉअर से पैसा रिकवर नहीं कर सकता। ड्रॉअर विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम इट्स लायबिलिटी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ऐसा कि रीजनेबल टाइम तक पेई ने या होल्डर ने चेक डिपॉजिट नहीं किया, मीनवाइल बैंक बिकम्स बैंकरप्ट, बताओ कि ड्रॉअर लायबल होगा कि नहीं होगा? द आंसर विल बी नहीं होगा। सेक्शन 94 क्या बोलता है? आई रिपीट, ड्रॉअर ने जब चेक दिया था उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस था, सब कुछ नॉर्मल था, ये जरूरी है। नंबर 2, पेई या होल्डर ने रीजनेबल टाइम तक चेक डिपॉजिट नहीं किया। मीनवाइल अगर बैंकर बैंकरप्ट हो गया, drawer will be discharged from its liability, drawer will not be liable. Okay, next is a very important concept, that is bouncing of check or dishonor of check. तो अगर मैं बात करूं दोस्तों बाउंसिंग ऑफ चेक और डिसऑनर ऑफ चेक, एक बात समझ लो,
आपने सामने वाले पार्टी को चेक दिया और जब उसने चेक डिपॉजिट किया आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था। इससे क्या होगा कि बैंकर, जो आपका ड्रॉई बैंकर है, वो चेक को डिसऑनर कर देगा, चेक बाउंस हो जाएगा। ये हम सबको पता है कि बाउंसिंग ऑफ चेक क्या होता है। याद रखना, बाउंसिंग ऑफ चेक इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। इस पे डील करता है सेक्शन 138 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्या बोलता है कि बाउंसिंग ऑफ चेक में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। सर पनिशमेंट कितनी है? सब कुछ डबल है, याद रखना। पनिशमेंट कितनी है? जितना अमाउंट ऑफ चेक है उसका डबल फाइन दे सकते हैं और 2 साल की इंप्रिजनमेंट या जेल हो सकती है और बोथ। इज इट क्लियर? तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि बाउंसिंग ऑफ चेक में पनिशमेंट क्या है? डबल द अमाउंट ऑफ चेक एज फाइन, 2 years इंप्रिजनमेंट और बोथ। ये तीनों पनिशमेंट हो सकती है। बट ये पनिशमेंट होने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1, मैंने चेक इशू किया था कोई डेट को डिस्चार्ज करने के लिए, यानी मुझ पे कुछ उधारी थी, कुछ डेट थी, उसको डिस्चार्ज करने के लिए मैंने चेक इशू किया था। नंबर 2, चेक बाउंस क्यों हुआ? दोस्तों चेक बाउंस होने के कई रीजन हो सकते हैं, बट सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा अगर चेक बाउंस हुआ है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड और स्टॉप पेमेंट, यानी मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि स्टॉप पेमेंट करो। तो अगर चेक बाउंस हुआ है इन दो में से एक रीजन से, या तो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड या तो ठीक है स्टॉप पेमेंट का मैंने डायरेक्शन दिया है। थर्ड पॉइंट, सामने वाले चेक प्रेजेंट करना चाहिए विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम कितना है आप सबको पता है, इस पे एमसीक्यू में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है कि एक चेक स्टेल हो जाता है 3 महीने के बाद। जो पहले 6 महीना हुआ करता था वो लॉ में बहुत पहले 3 महीना हो चुका है, तो आपने चेक डिपॉजिट कर देना चाहिए 3 महीने के अंदर। तो सर इशू क्या है? वापस से मैंने पार्टी को चेक दिया, पार्टी ने 3 महीने के अंदर चेक डिपॉजिट किया। इज इट क्लियर? मैंने चेक दिया अपना डेट पे करने के लिए, अब पार्टी ने 3 महीने के अंदर यानी रीजनेबल टाइम के अंदर चेक डिपॉजिट कर दिया अपने बैंक में, और क्योंकि मेरे अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड था तो वो चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो सेक्शन 138 इन्वोक हो जाएगा। ओके, बट इसके लिए और 3 कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए। क्या? सारे टाइम लिमिट्स जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। टाइम लिमिट क्या है? नंबर 1, ये टाइम लिमिट्स याद करना दोस्तों। तो टाइम लिमिट क्या है? नंबर 1 कि जैसे ही चेक बाउंस होता है उसके 30 दिन के अंदर आपने नोटिस दे देना चाहिए ड्रॉअर को कि भाई देख तेरा चेक बाउंस हो गया है। नंबर 2, उससे टाइम दो पे करने का, कितना? कम से कम 15 दिन, एंड 15 दिन खत्म होने के बाद 1 महीने के अंदर आपने कोर्ट में केस कर देना चाहिए। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही चेक डिसऑनर होता है उससे 30 दिन के अंदर आपने सामने वाले को नोटिस दे देना चाहिए कि भाई तेरा चेक डिसऑनर हो गया। नंबर 2, उसे पे करने का टाइम देना चाहिए 15 दिन का, एंड अगर उसने 15 दिन के अंदर पे नहीं किया तो 1 महीने के अंदर कोर्ट में केस हो जाना चाहिए। ये सारे कंडीशंस जो यहां लिखे हैं, अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो यस सेक्शन 138 इन्वोक हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर चेक बाउंस होता है तो सेक्शन 138 की पनिशमेंट अप्लाई हो सकती है ड्रॉअर को। पनिशमेंट कितनी है? डबल द अमाउंट ऑफ चेक और 2 years इंप्रिजनमेंट और बोथ। बट ये पनिशमेंट अट्रैक्ट होने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो फुलफिल होने चाहिए। नंबर 1, इसने चेक दिया था अपने डेट को पूरा करने के लिए। नंबर 2, सामने वाले ने रीजनेबल टाइम के अंदर चेक को डिपॉजिट किया यानी 3 महीने के अंदर। नंबर 3, फिर भी बैंक में इनसफिशिएंट फंड था या स्टॉप पेमेंट भी उसी के अंदर कवर होगा। आपने इंस्ट्रक्शन दिया स्टॉप पेमेंट करने के लिए, ये भी इसके अंदर कवर होगा। ठीक है, तो चेक बाउंस हो गया। नंबर 4, चेक बाउंस होने के बाद जब उसे मालूम पड़ा उसने 30 दिन के अंदर ड्रॉअर को नोटिस दे दिया, 15 दिन का टाइम दे दिया पे करने के लिए, और अगर उसने 15 दिन के अंदर पे नहीं किया तो 1 महीने के अंदर कोर्ट में केस कर दिया। ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो सेक्शन 138 विल बी एप्लीकेबल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसपे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है, सारे सेक्शंस आपको याद करने हैं। नंबर 1,
ये चेक अगर कंपनी के थ्रू इश्यू हो रहा है, आई रिपीट, अगर ये चेक कंपनी के थ्रू इश्यू हो रहा है तो सेक्शन 141 बोलता है कि कंपनी लायबल नहीं होगा, हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करेंगे और जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल था, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट था, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल था उस चेक को इश्यू करने के लिए, ही विल बी लायबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग केस, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार। देखो क्लास, हुआ क्या, केस समझना। तो मैं कंपनी का प्रमोटर था या मैं कंपनी का ऑफिसर था और मुझे अथॉरिटी नहीं थी कंपनी के बिहाफ में चेक देने की। आई रिपीट, ऐसे पर्सन ने थर्ड पार्टी को चेक दिया, कंपनी का चेक, कंपनी के नाम का चेक, जिसके पास अथॉरिटी नहीं थी चेक इश्यू करने के लिए। ओके, ऐसे केस में अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो क्या होगा? क्या सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा? नंबर 2, सेक्शन 138 किस पे एप्लीकेबल होगा? फाइन किसको होगा? ओके, पहला इश्यू आता है कंपनी। क्या कंपनी को फाइन होगा बिकॉज चेक कंपनी का था? तो आंसर इज कंपनी पे सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों सर? बिकॉज उस पर्सन ने चेक दिया, भले ही वो कंपनी का ऑफिसर होगा या कंपनी का एम्प्लॉय होगा, बट ही वॉज नॉट ऑथोराइज टू डू इट। वो पर्सन को अथॉरिटी नहीं थी ना चेक देने की। ठीक है, हमने क्वेश्चन क्या लिया? क्वेश्चन ये लिया ना कि ऐसे पर्सन ने चेक दिया जिसको अथॉरिटी नहीं थी। तो क्योंकि कंपनी का चेक उसने दिया जिसको अथॉरिटी नहीं थी, ऐसे केस में कंपनी पे सेक्शन 138 एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 2, सर फिर क्या वो उस पर्सन पे सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा? लॉ बोलता है नो, क्योंकि चेक कंपनी के नाम से था, उस पर्सन के नाम से नहीं था। इन शॉर्ट, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपनी के बिहाफ में ऐसे पर्सन ने चेक दिया जिसको अथॉरिटी नहीं थी चेक इश्यू करने की। ऐसे केस में अगर चेक बाउंस होता है, नाइदर दैट पर्सन विल बी लायबल नॉट दैट कंपनी विल बी लायबल अंडर सेक्शन 138। अब 138 को बाजू में करो, जो थर्ड पार्टी है, जिस पर्सन ने चेक दिया है, उस पर्सन से पैसा रिकवर कर सकती है, बट सेक्शन 138 पे लायबिलिटी दोनों पे नहीं आएगी। ये सेकंड पॉइंट याद रखना। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला कि अगर कंपनी के नाम से चेक इश्यू हुआ है, सब कुछ अथॉरिटी में उस पर्सन के चेक देने के, तो जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा, ही विल बी लायबल। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला? नॉन ऑथराइज पर्सन ने चेक दिया है कंपनी के बिहाफ में, तो ना तो कंपनी ना तो वो नॉन ऑथराइज पर्सन लायबल होगा अंडर सेक्शन 138। थर्ड एक और इश्यू आता है इसमें, जो यहां पे लिखा नहीं है लेकिन मैं डिस्कस कर लेता हूं, कि सपोज चेक बाउंस हो गया आपका, आप पेई हो, आपका चेक सब बाउंस हो गया और आपने वो जो टाइम लिमिट्स दी थी 30 दिन 15 दिन, उसके अंदर एक्शन नहीं लिया। आपके पास बाउंस चेक तो आ गया, आपने फिर से वो डिपॉजिट कर दिया बैंक में और फिर से चेक बाउंस हो गया दूसरी बार। अब आपने वो एक्शन लिया, तो क्या ये अलाउड है? क्या सेक्शन 138 के अंदर आप फिर से एक्शन ले सकते हो क्लास? द आंसर इज नो। जब भी आपको सेक्शन 138 पे एक्शन लेना है, वो फर्स्ट टाइम जब चेक बाउंस होता है तभी आप ले सकते हो। वही चेक को आप बार बार डालोगे तो ये ना चल बे, ये चलेगा नहीं, सेक्शन 138 यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इश्यू आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यस, यहां पे जितने भी ऑफेंस होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, दिस इज कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल वगैरह क्या होता है ये मैं रिवीजन क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा, बट दिस इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस, ये आपको याद रखना है। इसको कंपाउंडिंग कर सकते हो ऑफेंस को, इसको समझना है कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है। तो मेरे ही इस लेक्चर, मेरे यूट्यूब चैनल पे लॉजिकल्स करके मैंने सीरीज शुरू की थी, उसमें कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का मैंने डिस्कशन किया है, आप जाके वो देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस, सेक्शन 142A। तो एक स्पेशल इश्यू था, बच्चों को यहां प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने रिवीजन लेक्चर में ये भी लेके आ गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट पॉइंट क्या है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कौन सा कोर्ट होना चाहिए? ओके, वो सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है। तो कोर्ट कौन सा होना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का? वो दोस्तों सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस यानी सेक्शन 142A क्या बोलता है कि नंबर 1, अगर आपने, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ऑलरेडी सेक्शन 138 में किसी कोर्ट में आपने केस किया है और वो कोर्ट वैलिड है, यानी सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, ऐसे केस में
उस इश्यू से रिगार्डिंग जितने भी फर्दर केसेस फाइल करने हैं आपको सेम कोर्ट में ही फाइल करने पड़ेंगे। आई रिपीट, एकदम लेमन टर्म से बात करूं, जिस के कोर्ट में अगर वो कोर्ट जुरिसडिक्शन वाला कोर्ट है अपना 142(2) में उसको अलाउ है, तो जितने भी उस इश्यू को लेके फर्दर इश्यूज है उसमें भी आप केस अगर फाइल करते हो तो अपने सेम केस में ही फाइल करना, सेम कोर्ट में ही फाइल करना चाहिए। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि सपोज एक ही इश्यू पे आपने मल्टीपल कोर्ट्स में केसेस किए हैं। आई रिपीट, एक ही इश्यू पे अगर आपने मल्टीपल कोर्ट में केसेस किए हैं, ऐसे केस में बाकी सारे केसेस जो है, बाकी कोर्ट के केसेस सारे ट्रांसफर हो जाएंगे एक ही जगह पे एज पर सेक्शन 142(2) जो आपका कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन था। इन शॉर्ट, अगर सही कोर्ट में चल रहा है मुद्दा तो बाकी सारे मुद्दे, बाकी सारे केसेस भी उसी कोर्ट पर डील हो गए। अगर आप अलग अलग केसेस कोर्ट में केसेस कर रहे हो तो सारे ट्रांसफर हो जाएंगे सिंगल के कोर्ट में जो सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 के हिसाब से वैलिड था। तो क्लास हमने प्रॉमिसरी नोट कंप्लीट कर दिया, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट कर दिया, हमने चेक्स रिगार्डिंग सारे इश्यूज कंप्लीट कर दिए, और भी फर्दर इश्यूज आएंगे जो हम आगे डील करेंगे। बट नाउ वी आर मूविंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसपे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो क्लास मूविंग फर्दर, नेक्स्ट कई बार मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आते हैं कि इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हुआ, किसी पर्सन के पास पहुंचा, बताओ उसके क्या राइट्स है, क्या वो मैच्योरिटी में पैसा क्लेम कर सकता है या पैसा क्लेम नहीं कर सकता। उस पे हमें चेक करना पड़ता है कि क्या वो होल्डर है सिर्फ, कि होल्डर इन ड्यू कोर्स भी है। तो दोनों के अपने अपने अलग अलग राइट्स होते हैं जो हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो होल्डर, हु इज अ होल्डर। तो अगर मैं होल्डर की बात करूं क्लास, तो होल्डर को डिफाइन करता है सेक्शन 8। वो बोलता है ऐसा कोई भी पर्सन या ऐसा कोई भी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसके पास दो राइट्स है, नंबर 1 राइट टू पोजेस एंड नंबर 2 राइट टू रिकवर मनी ऑन मैच्योरिटी। याद रखना ये डेफिनेशन सिर्फ थियोरेटिकली काम की है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब आते हैं तो होल्डर के राइट्स जो है वो चेंज होते हैं एज पर ट्रांसफर के क्या राइट्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो पॉइंट क्या है, हु इज अ होल्डर, हर वो पर्सन जिसके पास दो राइट्स होते हैं, नंबर 1 राइट टू पोजेस, नंबर 2 राइट टू रिकवर मनी ऑन मैच्योरिटी। अगर ये दोनों भी राइट होते हैं तो ही इज अ होल्डर। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता है जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि बताओ ये होल्डर को राइट टू रिसीव मनी है या नहीं है इस सिचुएशन में, तो याद रखना होल्डर ऑलवेज गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफर। इस पर्सन को पैसा रिसीव करने का राइट है या नहीं, उसके लिए हम चेक करेंगे जो ट्रांसफर था उसको पैसा रिसीव करने का राइट है या नहीं। सो होल्डर ऑलवेज गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफर। नेक्स्ट पॉइंट, पीक्यू अलर्ट, इसमें एग्जाम में पास में एक क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ कि इस केस में ये होल्डर है या नहीं। तो इन 2-3 केसेस यहां पे लेके आए हैं। नंबर 1, इफ अ पार्टी इज प्रोहिबिटेड बाय कोर्ट, अगर कोर्ट ने उसे प्रोहिबिट कर दिया कि भाई तू पैसा रिसीव नहीं कर सकता इस केस में, तो ही डजंट हैव राइट टू रिसीव, क्योंकि उसे राइट टू रिकवर नहीं है, ऐसे केस में वो होल्डर नहीं है। नंबर 2, वन हु फाइंड्स चेक इज नॉट अ होल्डर, मतलब सपोज एक पर्सन है जो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, भेलपुरी खाते खाते उसे रास्ते में एक चेक पड़ा मिला, तो बताओ क्या वो होल्डर है। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसे लीगली वो चेक ट्रांसफर नहीं हुआ या उसे लीगली वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ही डज नॉट हैव राइट टू पोजेस द इंस्ट्रूमेंट, इसलिए वो होल्डर नहीं है। थर्ड इश्यू में देखा, किसी ने अगर चोरी चकारी किया, फॉर्जरी किया, तो अगेन ही डज नॉट हैव राइट टू पोजेस, देयरफॉर वो होल्डर नहीं है। ओके, सो होल्डर होने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, यू शुड हैव राइट टू पोजेस, आपको लीगली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होने चाहिए। नंबर 2, यू शुड हैव राइट टू रिकवर मनी ऑन मैच्योरिटी। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, हीरो ऑफ दिस एंटायर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, दैट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दोस्तों इर्द गिर्द घूमता है, आसपास घूमता है, किसके? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो
होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स को डिफाइन करता है सेक्शन 9 एंड दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको एक ना एक बार तो एग्जाम में सेक्शन कोड करना ही पड़ेगा. हु इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स? जो दी हुई तीनों भी कंडीशंस फुलफिल करता है. ऑल द कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड. नंबर 1, ऐसा होल्डर जिसने इंस्ट्रूमेंट लिया है बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के पहले. ओके, उसे इंस्ट्रूमेंट मिला है, एंडोर्स हुआ है बिफोर मैच्योरिटी. नंबर 2, उसने इंस्ट्रूमेंट लिया है इन गुड फेथ. गुड फेथ मतलब अगर कोई चोरी चकारी हुई है तो उसे पता नहीं होना चाहिए. ओके, तो पास में यानी इंस्ट्रूमेंट में पहले कुछ भी फॉर्जरी हुआ है, चोरी चकारी हुई है, कुछ भी गड़बड़ी हुई है तो उसे मालूम नहीं होना चाहिए. तो नंबर 1, उसने इंस्ट्रूमेंट लिया है बिफोर मैच्योरिटी. नंबर 2, उसने इंस्ट्रूमेंट लिया है इन गुड फेथ. एंड नंबर 3, उसने इंस्ट्रूमेंट के लिए कंसिडरेशन पे किया है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. यही बेसिकली क्लासिफाई करता है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स को. होल्डर तो इंस्ट्रूमेंट आफ्टर मैच्योरिटी भी ले सकता है या गिफ्ट भी ले सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी ले सकता है, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स को बिफोर मैच्योरिटी ही लेना पड़ेगा, कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा, और अगर उसे पता नहीं है कि ये चोरी चकारी कुछ तो गड़बड़ी हुई है, ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. माइंड यू, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होल्डर इन ड्यू कोर्स हर केस में पैसा रिकवर कर सकता है. उसे बहुत सारे प्रोटेक्शन मिलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स को. और याद रखना कि अगर ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई भी आ जाए, इफ ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि क्या वो पैसा रिकवर कर सकता है, द आंसर विल बी यस. माइंड में डाल दो अपने कि होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर वो है तो वो हर केस में पैसा रिकवर कर सकता है. इसके सिर्फ 2 एक्सेप्शन है, वो दोनों एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं. नंबर 1, फॉर्जरी. अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर्जरी हुई है, जो सीधा सीधा मेंशन किया होगा, याद रखना फॉर्जरी के केस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही इनवैलिड हो जाता है. और अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही इनवैलिड हो जाए तो फिर किसी को भी उस पर गुड टाइटल नहीं मिलेगा, नॉट इवन होल्डर इन ड्यू कोर्स. तो एग्जाम में कई क्वेश्चन पास में आ चुके हैं जहां फॉर्जरी हुआ है. याद रखना फॉर्जरी केस में अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास इंस्ट्रूमेंट है तो मैच्योरिटी पे वो पैसा क्लेम नहीं कर सकता, ही विल नॉट हैव गुड टाइटल. नंबर 2, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है और कोई भी गड़बड़ी हुई और वो इंस्ट्रूमेंट आया किसके पास, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास, तो वो भी पैसा क्लेम नहीं कर सकता. तो माइंड में ये पॉइंट डाल दो अच्छे से. होल्डर इन ड्यू कोर्स में सेक्शन 9 डील करता है हर वो होल्डर जिसने इंस्ट्रूमेंट लिया है बिफोर मैच्योरिटी, इन गुड फेथ एंड अगेंस्ट कंसिडरेशन, ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. होल्डर इन ड्यू कोर्स हर सिचुएशन में पैसा रिकवर कर सकता है. इसके 2 ही एक्सेप्शन है. अगर फॉर्जरी हुई है तो वो पैसा रिकवर नहीं कर सकता, एंड नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग हुई है और गड़बड़ी हुई है और ये इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास गया. गड़बड़ी होना जरूरी है, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में गड़बड़ी नहीं है तो सब क्लेम कर सकते हैं, बट अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स भी पैसा क्लेम नहीं कर सकता. सर इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं? वैसे तो आपने अपने रेगुलर बैचेस में किया होगा, और नहीं भी किया हो तो कल मैं आरटीपी एमटीपी एक लेक्चर डालने वाला हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे, जिसपे पास के सारे आरटीपीस पिछले 3-4 अटेम्प्ट के, एमटीपीस पास एग्जाम से क्वेश्चंस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर ये पूरा जितने भी 18-20 क्वेश्चंस है जो आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम्स में पिछले 3-4 अटेम्प्ट में आए हुए हैं, वो सबका डिस्कशन के लिए मैं एक लेक्चर डालने वाला हूं. तो वो डिस्कशन देख लेना. तो एग्जाम में लिखते कैसे हैं, नंबर 2 इससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, वो भी आप आराम से कर सकते हो. ओके, मेरे प्लेलिस्ट में जाना कल. आपको वैसे तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो आपको दिख ही जाएगा, ठीक है. बट साथ साथ अगर आपको कोई वीडियो देखने हैं तो यू कैन गो टू अ प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट में एमटीपी आरटीपी पास एग्जाम्स क्वेश्चन डिस्कशन नाम के प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप जाके सारे लेक्चर्स के डिस्कशंस देख सकते हो. ओके, नाउ कमिंग टू कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. याद रखना होल्डर इन ड्यू कोर्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ऑल दिस पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग सेक्शंस. सारे सेक्शंस आपको याद रखने हैं. सो हमने होल्डर में क्या देखा था क्लास, हमने होल्डर में देखा था कि उसे ट्रांसफरर का टाइटल मिलता है, ट्रांसफरर का राइट मिलता है. याद रखना होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में ही गेट्स बेटर टाइटल देन ट्रांसफरर. यानी अगर ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव भी है
और वो इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आता है, एंड इफ इज ए होल्डर इन ड्यू कोर्स ही विल गेट अ बेटर टाइटल देन ट्रांसफर. ओके, एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी पेड. मतलब क्या, अगर 5 लाख का इंस्ट्रूमेंट है और उसमें स्टैम्प ड्यूटी 4 लाख तक ही पे हुई है, ऐसे केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स भी 4 लाख ही क्लेम कर सकता है. मतलब जितने का स्टैम्प ड्यूटी कवर करता है वो इंस्ट्रूमेंट, उतना ही होल्डर इन ड्यू कोर्स भी रिकवर कर सकता है. ओके, ये मोस्टली काम आता है इनकोहेड इंस्ट्रूमेंट में, जब अमाउंट फिल नहीं होता और आप ज्यादा अमाउंट डाल देते हो, तो ऐसे केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स ज्यादा अमाउंट भी क्लेम कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू इतने की स्टैम्प ड्यूटी कवर करना चाहिए उसने. नेक्स्ट पॉइंट, ये 2 पॉइंट का मतलब क्या है. सी, होल्डर इन ड्यू कोर्स को एक राइट मिलता है कि वो ना सिर्फ ओरिजिनल पार्टी हु इज प्राइमरीली लायबल, ना सिर्फ उससे क्लेम कर सकता है पैसा, बल्कि वो किसी भी प्रायर पार्टी से भी क्लेम कर सकता है. तो अगर ओरिजिनल पार्टी और पार्टी हु इज प्राइमरीली लायबल उसने पैसा उसे पे नहीं भी किया, तो वो किसी भी प्रायर पार्टी से क्लेम कर सकता है, सब्जेक्ट टू उसने उस प्रायर पार्टी को नोटिस ऑफ डिसऑनर देना चाहिए. तो इश्यू यहां पे आता है नोटिस ऑफ डिसऑनर का, कि डिसऑनर हो गया इंस्ट्रूमेंट. इश्यू यहां पे आता है दोस्तों नोटिस ऑफ डिसऑनर का. अगर उसने नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं दिया तो वो सिर्फ ओरिजिनल पार्टी हु इज प्राइमरी लायबल उससे क्लेम कर सकता है. बट अगर उसने नोटिस ऑफ डिसऑनर दिया तो जिन जिनको दिया वो सारे प्रायर पार्टी से क्लेम कर सकता है. सो सेक्शन 36 इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इश्यू आते हैं, तो सेक्शन 36 आपने कोट करना है. सेक्शन 36 बोलता है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स किसी भी प्रायर पार्टी से क्लेम कर सकता है पैसा. नेक्स्ट पॉइंट, होल्डर हु गेट्स इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट गुड टाइटल, दैट इज टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स. मतलब क्या, क्वेश्चंस कई बार कैसे आते हैं, गड़बड़ी हुई इंस्ट्रूमेंट में और गड़बड़ी होते 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 इंस्ट्रूमेंट पहुंच गया होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास. इज इट क्लियर? अब होल्डर इन ड्यू कोर्स ने गिफ्ट दे दिया नेक्स्ट पार्टी को, तो नेक्स्ट पार्टी को गिफ्ट दिया तो उसने कंसेशन नहीं लिया, ही इज जस्ट अ होल्डर. ऐसे केस में उस होल्डर को राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है. आंसर इज, मैंने आपको पहले भी बात कर चुका हूं, होल्डर ऑलवेज गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफर. क्योंकि इस केस में उस होल्डर को इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स से मिला है, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल गुड है, ऐसे केस में उस होल्डर का टाइटल भी गुड होगा. तो होल्डर ऑलवेज गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफर. ट्रांसफर का टाइटल गुड है तो होल्डर को भी गुड टाइटल मिलेगा, ट्रांसफर का टाइटल बैड है तो होल्डर को भी बैड टाइटल मिलेगा. वेयर एज होल्डर इन ड्यू कोर्स को हर केस में गुड टाइटल मिलता है. ओके, लास्ट पॉइंट, होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स गुड टाइटल इवन वेयर ट्रांसफरर्स टाइटल इज डिफेक्टिव. इस पे बात करता है सेक्शन 58. एक बात समझ लो, आपको हर क्वेश्चन में होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्वेश्चन दिख गया और उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, चोरी हुई, फ्रॉड हुआ, कुछ भी हुआ, तो ऐसे केस में आपको सेक्शन 58 कोड करना ही चाहिए. सेक्शन 58 बोलता है भले ही ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव हो, बट अगर वो इंस्ट्रूमेंट किसके पास आता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आता है, ही विल गेट गुड टाइटल. ओके, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं अपने क्लास में कि होल्डर इन ड्यू कोर्स गंगा है. जैसे गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे एक बार इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आ जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट भी है तो डिफेक्ट एलिमिनेट हो जाता है. इज इट क्लियर? और वाइस वर्सा मैं ये भी बोलता हूँ कई बार कि होल्डर इन ड्यू कोर्स इज लाइक सर्फ एक्सेल. कितने भी दाग हो कपड़े पे, होल्डर इन ड्यू कोर्स के आने के बाद सारे दाग धुल जाते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट होल्डर इन ड्यू कोर्स. अब एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो ठीक है आपने प्रैक्टिस करना चाहिए, या फिर आप वो आरटीपी एमटीपी की डिस्कशन में बैठ सकते हो तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. बट थ्योरेटिकली एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास में कई बार आ चुका है और इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक मस्त वाला शॉर्टकट दे दिया. ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स. डन. सो शॉर्टकट क्या है, जितने भी बच्चे नागपुर के होंगे, ठीक है, नागपुर सेंटर से होंगे, उनको ये शॉर्टकट डायरेक्टली वो आराम से याद कर सकते हैं, बाकी लोगों को याद करना पड़ेगा. तो शॉर्टकट क्या है, क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स. शॉर्टकट इज ये सेम क्वेश्चन आरटीएमएनयू के पेपर में फर्स्ट
पेज पे छपा था। क्वेश्चन क्या था? डिस्टिंग्विश बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। हमने बोला ये सेम क्वेश्चन RTMNU के पेपर में फर्स्ट पेज पे छपा था। तो सर ये RTMNU क्या है? RTMNU नागपुर वाले लोग जानेंगे। नागपुर की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। RTMNU, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। ओके, तो नागपुर के बच्चों को तो ये पता होगा, बट जो बाहर के मेरे बच्चे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बाहर के मेरे स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपको ये RTMNU याद करना पड़ेगा। सो ये सेम क्वेश्चन RTMNU के पेपर में फर्स्ट पेज पे छपा है। इससे हमको पॉइंट्स क्या निकालने हैं? RTMNU, फर्स्ट का F, P का पेज का P और छपा का C। तो इससे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी हम लोग में। कैसे? फर्स्ट पॉइंट है R से है राइट टू रिकवर। याद रखना, होल्डर सिर्फ ओरिजिनल यानी प्राइमरी लायबल पार्टी से ही रिकवर कर सकता है, जबकि मैंने अभी बात किया था कि होल्डर इन ड्यू कोर्स किसी भी प्रायर पार्टी से रिकवर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट T से क्या है? टाइटल। हमने बात की थी होल्डर ऑलवेज गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफर, whereas holder in due course gets better title than transferor. M से क्या है? मैच्योरिटी। होल्डर तो इंस्ट्रूमेंट आफ्टर मैच्योरिटी भी ले सकता है, आफ्टर मैच्योरिटी भी नेगोशिएशन हो सकता है। ओके, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स का डेफिनेशन ही वो है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा बिफोर मैच्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट N से है नेचर। डिस्टिंग्विश बिटवीन में जब भी नेचर यूज करता हूं मतलब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन में सेक्शन 8 होल्डर को लेके और सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स को लेके पहले ही डिस्कशन कर चुका था। यहाँ पे आपको दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है। ओके, RTMNU, यू से क्या है? अनलॉफुल मीन्स। अगर कोई भी अनलॉफुल मीन यूज किया होगा और इंस्ट्रूमेंट होल्डर के पास गया तो ही विल नॉट गेट गुड टाइटल, वेयरएज अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास वो इंस्ट्रूमेंट गया तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वहां पे भी पैसा क्लेम कर सकता है एक्सेप्ट फॉर्जरी। देखो लिखा भी मैंने, अनलॉफुल मीन में अगर फॉर्जरी हुआ है, फॉर्ज हुआ है, किसी का सिग्नेचर फॉर्ज हुआ है, ऐसे केस में वो पैसा रिकवर नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट फिक्टिशियस बिल। सर फिक्टिशियस बिल मतलब क्या होता है? फिक्टिशियस बिल मतलब बिल में ऐसी कुछ पार्टीज है जो फिक्टिशियस पर्सन है, जो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे अगर मैं मोर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन देखूं फिक्टिशियस बिल की, तो अगर उस बिल का ड्रॉअर, जिसने बिल ड्रॉ किया है, या पे या दोनों, अगर उस बिल का ड्रॉअर या पे या दोनों अगर फिक्टिशियस पर्सन है, जो पर्सन एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने कोई फेक नाम लिख दिया, इन दैट सिचुएशन दैट बिल इज अ फिक्टिशियस बिल। ओके, अगर मैंने ड्रॉअर और पे ही बोला, ड्रॉ ही नहीं बोला, अगर ड्रॉ ही फिक्टिशियस रहेगा तो ऐसे केस में वो एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। पर अभी हम एम्बिगस में इसके बात नहीं कर रहे, इट्स अ रिवीजन लेक्चर। ओके, सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ड्रॉअर या पे या दोनों ऐसे पर्सन है जो सर एग्जिस्ट नहीं करते तो इट्स अ फिक्टिशियस बिल। रूल क्या है? अगर फिक्टिशियस बिल होल्डर के पास जाएगा तो होल्डर पैसा क्लेम नहीं कर सकता, वेयरएज अगर फिक्टिशियस बिल होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जाएगा, HDC के पास जाएगा, तो इस केस में भी पैसा क्लेम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट पेज का P, प्रिविलेज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में होल्डर को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स को कई सारे स्पेशल प्रिविलेज है क्लास। लास्ट पॉइंट कंसिडरेशन। होल्डर ने तो इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन लिया तो भी चलेगा, जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स का डेफिनेशन में लिखा है कि उसने ये इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए अगेंस्ट सम कंसिडरेशन। ओके, सो दिस वाज डिस्टिंग्विश बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक और थ्योरी क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आता है, दैट इज व्हाट आर राइट्स और व्हाट आर प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। So class, coming to next concept, that is what are privileges to holder in due course. Now, इस पे भी theory question एग्जाम में आ सकता है कि what are privileges to holder in due course. तो as you all know, negotiable instrument act में होल्डर को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होता,
जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स को बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं। इज इट क्लियर? जैसे नंबर 1, इट ऑलवेज गेट्स बेटर टाइटल देन ट्रांसफर। जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जाता है तो वो, ठीक है, उसको गुड टाइटल क्लेम करता है, विद 2 एक्सेप्शंस जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो एग्जाम में कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि व्हाट आर प्रिविलेजेस टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो इसको भी याद करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट दिया है कि उसके प्रिविलेज इज सेम लाइक प्रिविलेज ऑफ अ आईपीएस ऑफिसर। होल्डर इन ड्यू कोर्स तो कैसा प्रिविलेज है? सेम लाइक आईपीएस ऑफिसर टू क्लेम डीए। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। कब? इन केस ऑफ फ्यूल प्राइस हाइक, मतलब अगर फ्यूल के प्राइस हाइक होने पे जो प्रिविलेज आईपीएस ऑफिसर को है टू क्लेम डीए, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, सेम बेस उसको भी प्रिविलेज है। तो यहां कीवर्ड्स क्या है? आईपीएस का आई, पीएस, डीए एंड एफयूई, एंड दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। सो फर्स्ट हम बात करते हैं क्लास किसकी? आय। आय से हम बात करते हैं इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। किसकी बात करें? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। नाउ सर, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? इनकोहेट मतलब इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेट मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं क्लास में, इनकोहेट मत करो भले ही ये इनकम्प्लीट है। ओके, तो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट में बेसिक फंडा क्या होता है? कई बार पार्टी जो ड्रॉ करती है इंस्ट्रूमेंट, वो टाइम, डेट, ठीक है, अमाउंट कुछ तो भी लिखना भूल जाती है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट हो जाता है इनकम्प्लीट या इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। रूल इज जो भी होल्डर या पेई ऑफ इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट है वो चाहे तो उसे फिल कर सकता है। ओके, बट यहां क्वेश्चन कब बनता है? जब जितना पैसा एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट में लिखना चाहिए था, अगर उससे ज्यादा पैसा लिख दिया जाए तो क्या होगा? तो फॉर्मूला सिंपल है, वो क्वेश्चंस तो हम आगे डील करने वाले हैं, बट इशू इज अगर वो इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा भी पैसा लिख दिया गया है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वो ज्यादा पैसा जो लिखा हुआ है वो भी क्लेम कर सकता है, सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी पेड। मतलब क्या सर? मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 10,000 रुपए एक्चुअल कंसेशन है और उसने 15,000 रुपए इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिख दिए और स्टैम्प ड्यूटी 12,000 रुपए तक के लिए ही पे है, ऐसे केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स 15,000 रुपए नहीं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी पेड दैट इज 12,000 रुपए ही रिकवर कर सकता है। तो यस, आपको क्या रखना है कि इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में किसी ने रॉन्गली भी ज्यादा अमाउंट का भी फिल कर दिया और वो इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास गया तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जितना लिखा है उतना पूरा क्लेम कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी पेड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पी। पी से क्लास प्रायर पार्टीज। ठीक है, तो पॉइंट बहुत सिंपल है, हमने पहले ही बात की थी होल्डर इन ड्यू कोर्स किसी भी प्रायर पार्टी से क्लेम कर सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ ओरिजिनल ड्यू पार्टी से ही क्लेम करेगा, वो किसी भी प्रायर पार्टी से क्लेम कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ओरिजिनल पार्टी से तो वो क्लेम कर ही सकता है, बाकी किसी प्रायर पार्टी से अगर उसे क्लेम करना है तो उसे नोटिस ऑफ डिसऑनर देना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट एस। एस से स्यू। होल्डर इन ड्यू कोर्स को लॉयर्स के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, ही कैन डायरेक्टली स्यू ऑन इट्स ओन नेम। नेक्स्ट पॉइंट डी से हमने पहले बात की थी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जब भी वो इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, उसके सारे डिफेक्ट्स एलिमिनेट हो जाते हैं एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स हर केस में पैसा रिकवर कर सकता है। इसके 2 एक्सेप्शन देखे थे अपने। नंबर 1, अगर फॉर्जरी है तो यस तो पैसा रिकवर नहीं कर सकता, एंड नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो पैसा रिकवर नहीं कर सकता, वरना वो हर केस में पैसा रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ए। इसे एजेंट। एजेंट की अनऑथराइज एक्ट मतलब क्या? सपोज प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया है इंस्ट्रूमेंट उसके नाम से एंडोर्स करके कि जा पे बैंक से डिस्काउंट करवा ले। अब एजेंट ने बैंक से डिस्काउंट ना करवाते हुए उसे किसी और को एंडोर्स कर दिया, तो ऐसे केस में कहना है कि उसने अनऑथराइज एक्ट किया। यस सर, तो अनऑथराइज एक्ट करने के बाद एजेंट की अगर वो इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जाता है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स ऐसे केस में भी क्लास पैसा क्लेम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट
एफ से फिक्टिशियस बिल। अब सर फिक्टिशियस बिल क्या होता है? फिक्टिशियस मतलब जो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आपने इंस्ट्रूमेंट में ऐसे किसी पार्टी का नाम लिख दिया जो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे हम बोलते हैं क्लास फिक्टिशियस बिल। ओके, नाउ फिक्टिशियस बिल कब होता है? टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉअर, आई रिपीट, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉअर या पेई या दोनों भी फिक्टिशियस पर्सन है, जो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करते, उसे हम बोलते हैं फिक्टिशियस बिल। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऐसा कोई फिक्टिशियस बिल भी जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास में तो डरने की जरूरत नहीं है, अपना होल्डर इन ड्यू कोर्स हर केस में पैसा क्लेम कर सकता है। ओके, फ्यूल का एफ हो गया। यू से अनलॉफुल मीन्स हमने अभी कोई बात करी, चोरी चकारी फ्रॉड कुछ भी हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास इंस्ट्रूमेंट गया तो होल्डर इन ड्यू कोर्स पैसा क्लेम कर सकता है। लास्ट पॉइंट है एस्टॉपल। एस्टॉपल मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये पॉइंट क्या बोलता है? ये पॉइंट बोलता है कि जो भी पार्टी है हु इज प्राइमरीली लायबल। सर प्राइमरी लायबल कौन होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में बात करूं तो ड्रॉई इज प्राइमरी लायबल। प्रोमिसरी नोट की बात करो, ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट के केस में मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट यानी ड्रॉअर ऑफ प्रोमिसरी नोट इज प्राइमरीली लायबल। तो पॉइंट क्या है? प्राइमरी लायबल पार्टी होल्डर इन ड्यू कोर्स को डिनाई नहीं कर सकती, पेमेंट मना नहीं कर सकती, उस पर एस्टॉपल लग जाता है। किन चीजों को लेके सर? दो चीजों को लेके। नंबर वन, कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टीज, मतलब क्या कि पार्टी हु इज प्राइमरीली लायबल वो ये नहीं बोल सकते कि बीच में से कोई पार्टी माइनर था या, ठीक है, यू कैन से माइनर था, या पार्टी वो था जो केपेबल नहीं था इंडोर्स करने के लिए, ये सब नहीं चलेगा। अगर इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जाता है तो आपको उसको पैसा पे करना पड़ेगा। आप पे स्टॉपर लग गया, आप डिनाई नहीं कर सकते। नंबर टू, वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि साहब इंस्ट्रूमेंट फिक्टिशियस था, मेरे एजेंट ने अनऑथराइज एक्ट किया था, ये सब आप बहाने नहीं दे सकते, ये सब ना चलबे, ये सब चलेगा नहीं। होल्डर इन ड्यू कोर्स को आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट क्या बोलता है कि जो भी पार्टी है हु इज प्राइमरीली लायबल वो डिनाई नहीं कर सकती, उस पर एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा, उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स को पैसा देना ही पड़ेगा। ही कैन नॉट से कि कोई पार्टी केपेबल नहीं थी, ही कैन नॉट से कि इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं था, उसे पैसा पे करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स विथ टू एक्सेप्शन, हम बार बार बात कर रहे हैं, बाकी सब केसेस में तो उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स को पैसा पे करना पड़ेगा। ओके, सो दिस वे ऑल प्रिविलेजेस टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसमें एग्जाम में क्लास थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। सो क्लास मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंडोर्समेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने के पहले अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आते हैं सो आई वांट कि मैक्सिमम लोगों को उससे बेनिफिट होना चाहिए। तो जल्दी से, हार्डली 10 सेकंड लगते हैं, इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट ले सके। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कंसेप्ट क्लास, दैट इज एंडोर्समेंट्स। See, negotiable instrument मतलब which is negotiable, which is transferable from one person to another। अगर हम negotiable instrument को ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब अपने लेने का राइट हम किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं। नाउ negotiable instrument क्लास दो टाइप के होते हैं। नंबर वन, बैलेंस इंस्ट्रूमेंट, नंबर टू, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बैलेंस इंस्ट्रूमेंट क्योंकि बैलेंस इंस्ट्रूमेंट है उसे ट्रांसफर करना बहुत इजी है, बाय मियर डिलीवरी आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वेरेस अगर मैं बात करूं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की, तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफर करने के लिए एंडोर्स करना पड़ता है और डिलीवर करना पड़ता है। सर एंडोर्स करना मतलब क्या होता है? एंडोर्स करना मतलब साइन करना होता है। ओके, तो साइन करना पड़ता है और सामने वाले को डिलीवर करना पड़ता है। सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए यू हैव टू एंडोर्स यानी साइन एंड डिलीवर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ एंडोर्समेंट कई सारे टाइप के होते हैं जो अभी हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। आप एंडोर्समेंट बोलो या इंडोर्समेंट बोलो, इट इज वन एंड द सेम टाइम। नंबर वन इज जनरल एंडोर्समेंट या ब्लैंक एंडोर्समेंट, जहां आपने ट्रांसफर तो किया, साइन तो किया, बट ट्रांसफरी का नाम नहीं लिखा। तो
जहां भी एंडोर्सर एंडोर्स करते समय ट्रांसफरी का नाम नहीं लिखता उसे बोलते हैं जनरल एंडोर्समेंट या उसे बोलते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट। रूल क्या है, अगर आपने ब्लैंक एंडोर्समेंट किया तो वो जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है वो बेरर हो जाएगा, देन फर्दर इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट से ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बिकम्स बेरर इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2 इज स्पेशल एंडोर्समेंट। स्पेशल एंडोर्समेंट या फुल एंडोर्समेंट में एंडोर्सर ने साइन भी किया, एंडोर्स भी किया और एंडोर्सी का नाम भी लिखा। इससे फर्क क्या पड़ता है सर, इससे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। आई होप इट इज क्लियर। इससे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। नंबर 3 इज रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। मतलब सर क्या एंडोर्समेंट करके हम फर्दर एंडोर्समेंट रोक सकते हैं? द आंसर इज यस, आपको रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट करना पड़ेगा। सर ये हम कैसे करेंगे? एंडोर्स करते समय, साइन करते समय लिख दो पे टू दैट पार्टी ओनली, या आप लिख दो पे टू दैट पार्टी ऑन माय अकाउंट। तो जब भी आप ओनली वर्ड यूज करते हो या ऑन माय अकाउंट ये वर्ड यूज करते हो, दैट मीन्स आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप फर्दर एंडोर्समेंट नहीं कर सकते क्लास। ओके, नेक्स्ट इज पार्शियल एंडोर्समेंट। अब सर पार्शियल एंडोर्समेंट क्या होता है? जहां पार्ट अमाउंट के लिए आप एंडोर्स कर रहे हो। मतलब अगर उस इंस्ट्रूमेंट में मुझे 20 लाख रुपए मिलने हैं और सपोज मैं सिर्फ 15 लाख रुपए के लिए एंडोर्स कर रहा हूं, मतलब मैं पार्ट अमाउंट के लिए एंडोर्स कर रहा हूं, उसे हम बोलते हैं दोस्तों पार्शियल एंडोर्समेंट। नाउ पार्शियल एंडोर्समेंट का इफेक्ट क्या है ये समझिए। नंबर 1, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बोला गया है कि पार्शियल एंडोर्समेंट इज इनवैलिड। आप पार्शियल एंडोर्समेंट नहीं कर सकते, आपको पूरे अमाउंट के लिए एंडोर्स करना पड़ेगा। नंबर 2, पार्शियल एंडोर्समेंट भी वैलिड होता है कब? ठीक है, जब आपको पेमेंट मिलने वाली है पार्ट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में, और आप बचे हुए इंस्टॉलमेंट के लिए किसी को एंडोर्स कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे उस इंस्ट्रूमेंट में पेमेंट मिलने वाली है, पहली इंस्टॉलमेंट 15 लाख की, दूसरा इंस्टॉलमेंट 5 लाख का। सपोज 15 लाख मुझे मिल चुके हैं, अब बचे कितने हैं? 5 लाख। तो वो 5 लाख के लिए अगर मैं किसी पार्टी को एंडोर्स कर रहा हूं, यानी रेसिड्यू अमाउंट के लिए किसी और को एंडोर्स कर रहा हूं, ऐसे केस में पार्शियल एंडोर्समेंट विल बी वैलिड। ओके, सो पार्शियल एंडोर्समेंट मतलब जब पार्ट अमाउंट के लिए आप किसी को एंडोर्स करते हो। वैसे तो पार्शियल एंडोर्समेंट इनवैलिड है, बट अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलना है और आप रेसिड्यू अमाउंट के लिए किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसे केस में क्लास पार्शियल एंडोर्समेंट विल बी वैलिड। ओके, मूविंग फर्दर, next is a very important concept, that is sans recourse endorsement। सेक्शन 52 इससे बात करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई पार्टी एंडोर्स करते समय लिख देती है sans recourse, या वो लिख देती है विदाउट माय रिकोर्स, इसका मतलब जिस भी पार्टी ने sans recourse एंडोर्समेंट किया है, होल्डर या पार्टी जिसको पैसा क्लेम करना है, वो बाकी सारे पार्टी से तो पैसा क्लेम कर सकती है एक्सेप्ट जिसने sans recourse एंडोर्समेंट किया है। मतलब क्या सर? मतलब sans recourse एंडोर्समेंट करने वाला पार्टी अपने हाथ झटक देता है कि आई विल नॉट बी लायबल। ऐसे केस में होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है मैच्योरिटी में, वो वैसे तो बाकी सारी प्रायर पार्टी से क्लेम कर सकता है एक्सेप्ट जिसने sans recourse एंडोर्समेंट किया है। इन शॉर्ट sans recourse एंडोर्समेंट करने वाला बंदा उस पर लायबल नहीं होता। नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। क्लास जैसे sans recourse एंडोर्समेंट में हम अपनी लाइबिलिटी छोड़ रहे हैं, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट मतलब हम अपना कोई राइट छोड़ रहे हैं। जैसे हर पार्टी को राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ डिसऑनर होता है। ओके, अब जो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है वो प्रायर पार्टी से क्लेम कर सकता है ओनली बाय गिविंग नोटिस ऑफ डिसऑनर। इमेजिन अ सिचुएशन जहां उसने नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं दिया, ऐसे केस में वो सिर्फ ओरिजिनल पार्टी से रिकवर कर सकता है, बाकी प्रायर पार्टी से रिकवर नहीं कर सकता, एक्सेप्ट अगर किसी प्रायर पार्टी ने स्पेसिफिकली बोला है कि मुझे नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है, मतलब उसने अपने नोटिस ऑफ डिसऑनर लेने का राइट छोड़ दिया है क्लास। दिस इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि अगर बाकी प्रायर पार्टीज को नोटिस नहीं दिया गया, इज इट क्लियर, तो उससे तो होल्डर इन ड्यू कोर्स पैसा क्लेम नहीं कर सकता एक्सेप्ट
जिसने खुद ने मना किया था कि मुझे नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है, उस पार्टी से वो पैसा रिकवर कर सकता है, क्योंकि उसने खुद ने ही बोला था कि मुझे नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है। ओके, लास्ट इज साइंस फ्रेज। वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कोई पार्टी साइंस फ्रेज एंडोर्समेंट कर रही है, मतलब वो बोल रही है जितना अमाउंट इंस्ट्रूमेंट पे है आप मुझसे उतना ही रिकवर कर सकते हो, बाकी कोई अदर एक्सपेंस मुझसे रिकवर नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, साइंस फ्रेज एंडोर्समेंट मतलब आप बाकी एक्सपेंसेस से अपने आप को बचा रहे हो। आप बोलो जितना अमाउंट है मैं उतना ही दूंगा, अगर कोर्ट में केस होता है तो बाकी और कोई अमाउंट मैं देने वाला नहीं हूं। दिस इज कॉल्ड एज क्लास साइंस फ्रेज एंडोर्समेंट। ओके, सो दिस वे द टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। आप एंडोर्समेंट करते समय ये सारे टाइप्स को यूज कर सकते हो। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए साइंस रिकोर्स एंडोर्समेंट, जो आपको याद रखना है। नाउ क्लास, मूविंग टू अदर पॉइंट्स। ये बाकी सारे पॉइंट्स पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैंने बहुत सिलेक्टिवली दिमाग लगाते हुए उन सारे पॉइंट्स को इस रिवीजन लेक्चर में रेज किया है जिसमें आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी वो सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूं मैं जहां जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे नंबर 1, फर्स्ट इश्यू हम डील कर रहे हैं क्लास माइनर का, और इस पे एग्जाम में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको पॉइंट क्या याद रखना है? यस, माइनर कैन ड्रॉ, माइनर कैन एक्सेप्ट, माइनर कैन एंडोर्स, माइनर कैन बी अ पार्टी टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यस, माइनर कैन बी अ पार्टी टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट याद रखना जब लाइबिलिटी की बात आएगी ही विल नेवर बी लायबल। मतलब जो पार्टी के पास इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी में है वो बाकी तो सारी प्रायर पार्टी से क्लेम कर सकता है एक्सेप्ट माइनर। माइनर से कोई भी पैसा क्लेम नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक माइनर और मेजर ने मिलके प्रॉमिसरी नोट दिया, तो एंड में पूछेंगे कि पैसा कैसे रिकवर करेंगे, तो याद रखना सिर्फ मेजर से पैसा रिकवर करेंगे, माइनर कभी लायबल नहीं होता क्लास। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। नाउ सर, इंस्ट्रूमेंट के इनलैंड या फॉरेन होने से फर्क क्या पड़ता है? जब हम नोटिंग करते हैं, प्रोटेस्टिंग करते हैं, कोर्ट में केस करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, उसके हिसाब से प्रोसीजर्स में फर्क पड़ जाता है। बट एग्जाम में इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताओ कि ये इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। तो याद रखना, हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का। क्यों? क्योंकि जो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है। ओके, ये एकदम क्लियर कर लो, जो इंस्ट्रूमेंट इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है। नाउ सर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है? सी, देयर आर 3 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1, वो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कहां पे हुआ था? ड्रॉन इन इंडिया। नंबर 2, पेबल टू इंडियन। नंबर 3, पेबल एट इंडिया। मतलब ड्रॉ कहां पे हुआ है, प्लेस वो इंडिया। नंबर 2, किसको पे कर रहा है? इंडियन। नंबर 3, कहां पे कर रहा है? इंडियन। तो ये 3 चीजें याद रखो, ड्रॉन इन इंडिया, पेबल टू इंडियन, नंबर 3, पेबल एट इंडिया। ओके, नाउ पॉइंट क्या है? रूल इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए वो ड्रॉ हमेशा इंडिया में होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन हमेशा इंडिया होनी चाहिए, ड्रॉन हमेशा इंडिया में होना चाहिए, प्लस बचे हुए 2 कंडीशन में से एक इंडिया होना चाहिए। मतलब बचे 2 कंडीशन, मतलब वो ड्रॉन अपॉन इंडियन होना चाहिए या तो पेबल इन इंडिया होना चाहिए। बचे हुए 2 कंडीशन में से एक इंडिया होना चाहिए। वापस से, फर्स्ट कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए, ड्रॉ हमेशा इंडिया में होना चाहिए, और बचे हुए 2 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आई गिव यू एग्जांपल। अभी सपोज क्रिस गेल, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है तो आपको अच्छे से समझेगा। क्रिस गेल, यू ऑल नो कि क्रिस गेल खेलता है, ठीक है, किंग्स 11 पंजाब से। तो क्रिस गेल को आईपीएल सीजन में जो आईपीएल की फीस पे करने वाली होने वाली थी, जो उसका फ्रेंचाइजी पे करने वाला था। इज इट क्लियर? अब अगर फ्रेंचाइजी ने इंडिया के अंदर उसे एक प्रॉमिसरी नोट बना के दे दिया, ओके, इंडिया के अंदर प्रॉमिसरी नोट बना के दे दिया, और वो पेबल है एट वेस्ट इंडीज, एसबीआई की वेस्ट इंडीज ब्रांच के अंदर वो पेबल है सपोज, ठीक है। अब देखो, क्या वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट है कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है? चेक 1, ड्रॉ इंडिया में हुआ, यस सर ड्रॉ इंडिया में हुआ।
पेबल किसको, इंडियन को है? नहीं सर, वेस्ट इंडियन को है। ठीक है, क्रिस गेल वेस्ट इंडियन है। अब पे कहाँ हो रहा है? सर वेस्ट इंडीज में हो रहा है। मतलब ड्रॉ इंडिया में हुआ, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, बट बची हुई सेकंड और थर्ड में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, देयरफॉर वो इनलैंड नहीं है, और अगर इनलैंड नहीं है तो वो फॉरेन है। ओके, नाउ इसको इजी करना है तो सर, तो अगर इनलैंड होगा तो कैसे होगा? सपोज हमें ड्रॉ इंडिया में किया प्रॉमिसरी नोट, क्रिस गेल को बोला कि इट इज पेबल इन इंडिया, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ड्रॉन इन इंडिया हो गया। भले पेबल टू वेस्ट इंडियन है बट पेबल इन इंडिया है। यानी कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3, इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर विल से इट्स अ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि बताओ ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट है कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। याद रखना, ड्रॉ इंडियन इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए ड्रॉ हमेशा इंडिया में होना चाहिए और बचे हुए 2 कंडीशन में से एक इंडिया होना चाहिए, तब जाके वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट होगा, अदरवाइज वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा क्लास। नेक्स्ट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन, जिसे हम अकोमोडेशन बिल भी बोलते हैं क्लास। ओके, नाउ इस पे डील करता है सेक्शन 43, जो आपको याद रखना है, और मैं जो आपको समझाता हूं उस पे आपको अच्छे से फोकस करना है। एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम लॉजिक्स क्या यूज करेंगे वो सारी चीजें आपको याद रखना है। तो इस केस में ए ने बिल ड्रॉ किया, बी को दिया, बी ने एक्सेप्ट किया, उसको वापस दे दिया, बट दोनों ही पार्टी के बीच में कंसिडरेशन नहीं है। देखो लिखा है विदाउट कंसिडरेशन, दोनों ही पार्टी के बीच में कंसिडरेशन नहीं है। तो अगर ड्रॉ करने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला, उनके बीच में कंसेशन नहीं है, दैट मींस इट इज अकोमोडेशन बिल। अब ऐसे केस में कौन से पार्टीज को क्या क्या राइट्स है, हम उसकी बात कर रहे हैं। नंबर 1 ए, अगर ए मैच्योरिटी में होल्ड करता है क्या उसे पैसा मिलेगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं? बिकॉज ए और बी मतलब इमीडिएट पार्टीज के बीच में कोई कंसेशन नहीं था। भले आपने उसमें 10 लाख रुपए लिख दिया हो, 15 लाख रुपए लिख दिया हो, जो भी बिल में लिखा होगा, सपोज 10 लाख का वो बिल है, तो क्योंकि इमीडिएट पार्टी के बीच में कंसेशन नहीं है, तो ऐसे केस में ए को मैच्योरिटी में कुछ पैसा नहीं मिलेगा। नाउ आगे बढ़ाऊं, ए ने सी को ट्रांसफर किया क्लास, और नो सी लिखा है, मतलब नो कंसिडरेशन है। नाउ ऐसे केस में अगर क्वेश्चन पूछा कि सी को मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आराम से सुनना, सी को कंसिडरेशन नहीं दिया उसने, नो कंसेशन लिखा हुआ है, मतलब वो होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है? द आंसर इज क्लास वो जस्ट होल्डर है, बिकॉज उसने कंसेशन पे नहीं किया। होल्डर इन ड्यू कोर्स होने भी कंसेशन पे करना पड़ता है, तो इज अ होल्डर एंड होल्डर ऑलवेज गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। इस केस में ट्रांसफरर कौन है सर? ए है। क्या ए को मैच्योरिटी पैसा मिलने वाला था? नहीं, तो सी को भी पैसा नहीं मिलेगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछते हैं आप चेक करो पहले कि वो होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अगर होल्डर है तो ट्रांसफर का टाइटल चेक करो, क्योंकि इस केस में सी इज जस्ट अ होल्डर, और ट्रांसफर का टाइटल मतलब ए का टाइटल डिफेक्टिव है, वो पैसा क्लेम नहीं कर सकता, तो सी भी पैसा क्लेम नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, सी से ये इंस्ट्रूमेंट गया किसके पास? डी के पास, एंड फॉर वैल्यू लिखा हुआ है, मतलब डी इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है क्या मैच्योरिटी में पैसा क्लेम कर सकता है? याद रखना, होल्डर इन ड्यू कोर्स अकोमोडेशन बिल में भी पैसा रिकवर कर सकता है, ही गेट्स बेटर टाइटल देन ट्रांसफर। ओके, सो डी मैच्योरिटी में क्लेम कर सकता है बिकॉज ही इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, डी से इंस्ट्रूमेंट गया ई को विदाउट कंसिडरेशन। आई रिपीट, डी से इंस्ट्रूमेंट गया ई को विदाउट कंसिडरेशन, तो ई होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है? सर होल्डर है। होल्डर गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर कौन है? डी। क्योंकि डी मैच्योरिटी में क्लेम कर सकता था, तो इस केस में ई भी मैच्योरिटी में क्लेम कर सकता है। ओके, तो बहुत सिंपल है, चेक करना कि वो पार्टी होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो पैसा क्लेम कर सकती है, होल्डर है तो होल्डर के केस में चेक करना है कि ट्रांसफर का टाइटल गुड था या बैड था। अगर ट्रांसफर का टाइटल गुड था तो उसको भी मिलेगा, अगर बैड था तो उसको नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो पार्शियल कंसिडरेशन को लेके है, जो नॉर्मली इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में होता है क्लास। सो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चन कब बनता है? जब किसी पार्टी ने अमाउंट लिखना भूल दिया
और सामने वाली पार्टी ने जितना अमाउंट ड्यू था उससे ज्यादा लिख दिया। अगर सामने वाली पार्टी ने उससे ज्यादा अमाउंट लिख दिया, ऐसे केस में क्या होगा, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। सेक्शन पे फोकस करना क्लास, सेक्शन इज सेक्शन 44। अगर इनक्वायरी इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन आता है तो जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, आई नीड नॉट से दिस, आज मैं आपको जो जो पढ़ा रहा हूं इस रिवीजन लेक्चर में वो सब एग्जाम में कभी ना कभी आ चुका है। तो इस केस में क्या हुआ कि ए ने ड्रॉ किया इंस्ट्रूमेंट, बी ने एक्सेप्ट किया। अब इनके बीच में एक्चुअल कंसिडरेशन क्लास 7,000 रुपए का था, बट ए ने बदमाशी की, ए ने उसमें 10,000 रुपए लिख दिए। अब क्वेश्चन आता है, अगर मैच्योरिटी में इंस्ट्रूमेंट ए के पास है तो वो कितना क्लेम कर सकता है? सर एक्चुअल कंसिडरेशन 7,000 का था, उसने लिख दिया 10,000 रुपए, बट इमीडिएट पार्टिसिपेशन में कंसिडरेशन कितने का था? 7 का, तो वो कितना क्लेम कर सकता है? 7,000 रुपए। आगे बताऊं, ए ने गिफ्ट दिया सी को। अब मैच्योरिटी में अगर सी के पास इंस्ट्रूमेंट है वो कितना क्लेम कर सकता है? आराम से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। सी होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है? सर होल्डर है, क्योंकि इसने गिफ्ट लिया है, कंसेशन पे नहीं किया, एंड होल्डर गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफर। सी को ट्रांसफर का टाइटल मिलेगा, क्योंकि ए 7,000 क्लेम कर सकता था तो सी भी 7,000 ही क्लेम कर सकता है। सिंपल। नाउ उससे इंस्ट्रूमेंट गया डी के पास फॉर वैल्यू। वैल्यू लिखा है, मतलब डी इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। डी यानी होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रिविलेज में हमने पढ़ा था कि इनक्वायरी इंस्ट्रूमेंट में कितना भी अमाउंट लिखा है वो पूरा क्लेम कर सकता है। तो लिखा कितना था? 10,000 रुपए। ही कैन क्लेम 10,000 रुपीज। ओके, नाउ डी से ई को गिफ्ट किया, तो ई होल्डर है, ठीक है, वो कितना क्लेम करेगा? 7,000 की 10,000? द आंसर इज होल्डर ऑलवेज गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि डी 10,000 क्लेम कर सकता है, ई भी 10,000 रुपए क्लेम कर सकता है। क्लास ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं पार्शियल कंसिडरेशन के लिए या इनकोहेड इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट। नीचे मैंने सारे पॉइंट्स और रीजंस लिख के रखे हैं, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। ये रिवीजन लेक्चर मैं अपने इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, ठीक है, इंस्टाग्राम के पेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे और रिवीजन वीडियोस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां मैं सारे वीडियोस भी पोस्ट करता हूं और साथ साथ ये क्विक रिवीजन नोट्स भी पोस्ट करता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड जो भी फर्दर चीजें मैं भेजूंगा आराम से आपको भी उस पर एक्सेस मिल जाएगा। मूविंग फर्दर क्लास, वन इज नेक्स्ट कंसेप्ट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, ये भी एग्जाम में आता है, दैट इज नेगोशिएशन बैक। अब सर नेगोशिएशन बैक क्या होता है, ध्यान दो। नाउ अगर एंडोर्स करते करते, ट्रांसफर करते करते इंस्ट्रूमेंट किसी प्रीवियस पार्टी के पास फिर से आ जाता है, आई रिपीट, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स करते करते किसी प्रीवियस पार्टी के पास फिर से आ जाता है, ऐसे केस में हम उसे बोलते हैं क्लास नेगोशिएशन बैक। जैसे इस केस में ए ने बी को प्रॉमिसरी नोट दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को, ई को, एफ को, वापस किसके पास आ गया? सी के पास। मतलब दिस इज अ केस ऑफ नेगोशिएशन बैक। अब सी से किसको गया? जी को गया। मैच्योरिटी में इंस्ट्रूमेंट जी के पास है, तो क्या जी बाकी सारे प्रायर पार्टी से पैसा क्लेम कर सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? याद क्या रखना है, नेगोशिएशन बैक में जो भी बीच की पार्टीज होती है, जैसे डी, ई, एफ, ये इस सर्कुलेशन की बीच की पार्टीज है। तो सर्कुलेशन में जो बीच की पार्टीज होती है, ऑल दिस पार्टीज आर डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लाइबिलिटीज। ये पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती है लाइबिलिटीज पे, ये पार्टीज लाइबल नहीं होती। मतलब जी इन तीनों पार्टी को छोड़ के सी, बी या ए से पैसा क्लेम कर सकता है। ओके, सो आई रिपीट, नेगोशिएशन बैक इज दैट सिचुएशन जहां वो इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स होके किसी प्रायर पार्टी के पास चला गया। इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? जो भी वो सर्कल के अंदर है, सर्कुलेशन मोशन अवॉइड करने के लिए वो सारे पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती है लाइबिलिटी से। ओके, इसका एक ही एक्सेप्शन है, वो भी एग्जाम में आता है क्लास। अगर नेगोशिएशन बैक उस पार्टी को हुआ, इस केस में सी को हुआ, जिसने सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट किया था। एक ही एक्सेप्शन जो आपको याद रखना है, अगर नेगोशिएशन बैक उस पार्टी को हुआ है जिसने सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट किया था, तो बीच की पार्टीज विल कंटिन्यू टू बी लायबल।
I repeat, बीच की पार्टीज विल कंटिन्यू टू बी लाइबल. ओके, तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सी को नेगोशिएशन बैक हुआ, सी ने पहले साइंस रिकॉर्ड एंडोर्समेंट किया था. अब बताओ जी किस किस से रिकॉर्ड कर सकता है? तो जी डी ई एफ सबसे रिकवर कर सकता है एक्सेप्ट सी, बिकॉज सी ने पहले से ही साइंस रिकॉर्ड एंडोर्समेंट किया था, अपने लाइबिलिटीज एक्सटिंग्विश कर दी थी. ओके, सिंपल. चलो, तो नेगोशिएशन बैक में 2 पॉइंट याद रखना है आप लोगों को. फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि नेगोशिएशन बैक में, ठीक है, जो भी बीच की पार्टीज होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है अपने लाइबिलिटी से. नंबर 2, उसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर नेगोशिएशन बैक उस पार्टी को हुआ है जिसने साइंस रिकोर्स एंडोर्समेंट किया था, तो बीच की पार्टीज विल कंटिन्यू टू बी लाइबल. डन. मूविंग फर्दर, क्लास ऑलमोस्ट हो गया है, सिर्फ 2 कंसेप्ट बचे हैं और आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरा अच्छे से हो गया है. ये लेक्चर आप 1 बार 2 बार 3 बार कभी भी देख सकते हैं कॉन्फ्रेंस जाने के लिए. इसके साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. आज तक जो एग्जाम में आया है आरटीपी एमटीपी सारे क्वेश्चंस इन लेक्चर के बेसिस पे, ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो. इट्स अ वेरी इजी लेक्चर. नाउ कमिंग टू मटेरियल ऑल्टरेशन. मतलब क्या? मतलब अगर किसी पार्टी जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है उसने इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी चेंज किया, ऑल्टरेशन किया, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? आराम से सुनना. अगर तो क्लास वो मटेरियल ऑल्टरेशन है, तो जितनी भी प्रायर पार्टीज है जिनसे बिना पूछे उन्होंने चेंज किया है, दोस पार्टीज विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लायबिलिटीज. ठीक है, वो लाइबल ही नहीं बचेगी. तो आपने जो होल्डर जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, उसने बिना प्रायर पार्टी से पूछे कुछ भी चेंज किया जो मटेरियल ऑल्टरेशन है, तो all the prior parties will be discharged from their liabilities. All the prior parties. I hope it is clear. और ऐसे कुछ alterations होते हैं which are authorized by act. अगर वो authorized by act है तो फिर all the parties will continue to be liable. They will not be discharged from liability. Okay? तो क्या क्या material alteration है सर? Change in time, change in place, change in amount, change in parties, date, ये सब मटेरियल ऑल्टरेशन है. ऑल द प्रायर पार्टीज विल बी डिस्चार्ज. क्या क्या मटेरियल ऑल्टरेशन अलाउ है? अलाउ है मतलब ये अल्टरेशन तो है बट पार्टीज डिस्चार्ज नहीं होंगी अपने लायबिलिटीज से. जैसे इनकोड इंस्ट्रूमेंट था, आपने वो ब्लैंक को फिल कर दिया. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट इनटू फुल इंस्ट्रूमेंट. मतलब ब्लैंक एंडोर्समेंट था, वो बेरर इंस्ट्रूमेंट था, आपने वो साइन के ऊपर पार्टी का नाम लिख दिया. मतलब ब्लैंक को आपने फुल कर दिया, यानी बेरर को आपने फिर से ऑर्डर कर दिया. ये अलाउ है क्लास. दिस इज अलाउड. ओके, ये पॉइंट काट दो, ये गलती से लिखा हुआ है. हाँ. नेक्स्ट, क्रॉसिंग ऑफ चेक. आपके पास एक चेक आया जो क्रॉस नहीं था, आपने चेक को क्रॉस कर दिया, ये अलाउ है. बट उल्टा अलाउ नहीं है. वाइस वर्सा इज नॉट अलाउड. मतलब क्या? चेक क्रॉस था, इज इट क्लियर? आपने क्रॉसिंग काट दिया, दिस इज नॉट अलाउड. दिस विल बी मटेरियल ऑल्टरेशन देन. ओके, सेम एज जनरल क्रॉसिंग से आपने स्पेशल किया या नॉट नेगोशिएबल किया, अकाउंट पे किया, यानी आप प्रोटेक्शन बढ़ा रहे हो, दिस इज अलाउड. जनरल से स्पेशल कर दो, स्पेशल से नॉट नेगोशिएबल कर दो या अकाउंट पे कर दो, एवरी फर्दर स्टेप इज अलाउड क्योंकि आप प्रोटेक्शन बढ़ा रहे हो. बट अगर आपने उल्टा कर दिया, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग था, आपने नॉट नेगोशिएबल काट दिया, यानी वाइस वर्सा अगर आपने किया, दिस इज अ मटेरियल ऑल्टरेशन. ओके, कमिंग टू लास्ट पॉइंट. एक इंस्ट्रूमेंट में अगर लिखा है पे टू ए, इट मींस इट इज पे टू ए और ऑर्डर. और ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. तो सपोज पे टू ए लिखा हुआ है और कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपने और ऑर्डर लिख दिया तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज पे टू ए ऑल्सो मीन्स पे टू ए और ऑर्डर. ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, याद रखना, दिस इज मटेरियल ऑल्टरेशन विच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, या आप बोल सकते हो इट इज नॉट मटेरियल ऑल्टरेशन. ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप जो दिख रहे हो स्क्रीन पे राइट साइड में जहां जहां लिखा है कि मटेरियल ऑल्टरेशन है, यहां पे ऑल प्रायर पार्टीज विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी. लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो जहां जहां मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं है, ठीक है, ऐसे केस में, ठीक है, या तो बोल मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं है या फिर वो है विच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, यहां प्रायर पार्टीज विल नॉट बी डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी. ओके, कमिंग टू लास्ट कंसेप्ट, एंड वी हैव डेल्ट विथ एवरीथिंग in negotiable instrument act. Okay, last, interest rate. क्लास एक बात समझ लो,
अगर इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट में पहले से स्पेसिफाई नहीं है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ऐसे केस में आपको 18% इंटरेस्ट चार्ज करना है। कब से? जिस दिन वो ड्यू हुआ उससे। आई रिपीट, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पहले से इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ नहीं होगा, ऐसे केस में ठीक है 18% इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्यू डेट से जितना लेट होता है पेमेंट। बट अगर पहले से इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड है, ऐसे सपोज 14% लिखा हुआ है, तो फिर इंटरेस्ट रेट 14% ही होगा। बट कब से, ये ध्यान देना, जिस दिन से इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ था, मैं मैच्योर नहीं बोल रहा क्लास, जिस दिन से इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ था उस दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। तो फर्क देखो, जहां इंटरेस्ट रेट लिखा नहीं है वहां 18% चार्ज होगा ड्यू रेट से, बट जहां इंटरेस्ट रेट लगा हुआ है वहां उतना ही चार्ज होगा। बट किस दिन से? जिस दिन से इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ था, बना था, उस दिन से। ओके, कमिंग टू लास्ट पॉइंट, डिसऑनर। डिसऑनर नॉन एक्सेप्टेंस के लिए भी हो सकता है और नॉन पेमेंट के लिए भी हो सकता है। क्लास इसे छोड़ के एक दो छोटे मोटे कंसेप्ट है जो मैं डिस्कस कर लेता हूं, जैसे एक्सेप्टर फॉर ऑनर, ठीक है। फिर आपने देखा होगा एक एक्सेप्टर फॉर ऑनर होता है, एक पेमेंट फॉर ऑनर होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें हम एक तीसरा होता है ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड।